अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं, उसी उम्मीद, उसी यकीन और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर सामने ना आए। और जैसा रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम हो गया है और होने जा रहा है आज भी, उस हवाले से बहुत सारे इलाकों के रहने वालों की ये ख्वाहिश है कि वहाँ भी कुछ अब्र रहमत बरसे, कुछ दर्जा हरारत नीचे आए। बिल्कुल जनाब, अगर हम बात करें ईद की, जिसका आज तीसरा दिन है और मौसम खुशगवार हो गया है। हम पहले से बड़े परेशान थे कि शायद ईद पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। टेम्परेचर हाई था। रावलपिंडी इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ईद के दिन बारिश ने जो मौसम है उसको बहुत खुशगवार कर दिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम क्लाउडी है। आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आज बारिश की भी प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। और यही वो मौसम है जिसका इंतज़ार था। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही जून आखिरी 10 दिन में दाखिल होगा, जिसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ना, कि वैसे तो 4 हफ्ते होते हैं हर महीने के, लेकिन पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन, ये जून के तीसरे 10 दिन के लिए प्रेडिक्शन की गई थी। प्री मानसून बारिशें थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो जाएंगी और ये भी बताया गया था कि प्री मानसून बारिशें शिद्दत से पहले से ज़्यादा शिद्दत उनमें होगी और ये शदीद बारिशें भी होंगी, एक्सपेक्टेड यही है। फिर मानसून का मौसम जो है उसमें भी ज़्यादा बारिशें हैं माजी की निस्बत। जितनी ज़्यादा गर्मी है वैसे ही बारिशों के हवाले से भी प्रेडिक्शन है। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये एक्सट्रीम वेदर, चाहे वो गर्मी का हो, बारिश का हो या फिर सर्दी का मौसम हो, तो एक्सट्रीम पर जो जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ है और हम इस मौसम की शिद्दत में जो इजाफे का बायस खुद बन रहे हैं। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है उस पर बहुत ज़्यादा हमारा अमल दखल होता है। फिर हम ये कहते हैं कि ये किस तरह का मौसम हो गया है जो जिसके हमें समझ ही नहीं आ रही। अच्छा रिजवान, इस दफ़ा एक और चीज़ बड़ी सामने आई है। जिस तरह हमने देखा कि गवर्नमेंट काम कर रही है प्लास्टिक को कम करने में, प्लास्टिक को ख़त्म करने में, पोल्यूशन कम करने में, क्लाइमेट चेंज को कैटर करने में। इसमें मैंने देखा कि जो पहले कुर्बानी का गोश्त शॉपर्स में आता था ना, अब वो शॉपर्स में नहीं आ रहा, बल्कि लोग अपनी प्लेट्स में भेज रहे हैं और फिर वो प्लेट्स वापस मंगवा रहे हैं। इसी तरह जो है डिस्पोजेबल, जो प्लास्टिक के डब्बे नहीं होते, दूसरे वाले डिस्पोजेबल कार्ड के जो डब्बे होते हैं, अक्सर उसमें आ रहा है और फ़ौरन कहा जाता है कि निकालें इसको फ़ौरन इसमें से, क्योंकि ये खून छोड़ देगा। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि अब आवाम जो है इस पर बड़ी विजिलेंट हो गई है कि हमने अपने क्लाइमेट को बचाना है। जिसके साथ साथ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ईद खुशियाँ बांटने का, गोश्त बांटने का, गम बांटने का, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। और इसमें हमने देखा कि ये ईद एसार कहा जाता है, इसे ईद कुर्बानी कहा जाता है इसे। और कुर्बानी का जज्बा हम तमाम मुसलमानों के दिलों में उजागर तो करती है, लेकिन जब हम ईद के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हमारे जो गोश्त होता है, जो कुर्बानी होती है, उसमें एक हिस्सा मुस्तहिक लोगों का होता है। और वो लोग जो कि कुर्बानी नहीं करते हैं, उस हवाले से प्रॉपर ड्राइव्स भी रन की जाती हैं ताकि उनमें गोश्त बांटा जा सके। और हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में एक कल्चर है कि पूरे गांव की या पूरे इलाके की कुर्बानी का गोश्त एक जगह इकट्ठा होगा और फिर उसको तकसीम किया जाएगा बराबर हिस्सों में। जिसने कुर्बानी की है या जिसने कुर्बानी नहीं की, इससे कतई नज़र सब में बराबरी पर गोश्त तकसीम किया जाएगा। लेकिन जो उसूल तो तय हैं, जैसे मानूर कह रही थी कि एक हिस्सा है मुस्तहिकीन के लिए और एक हिस्सा है रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा है जिसने कुर्बानी की है। लेकिन इस्लामाबाद में एक ऐसा ही ड्राइव की गई, एक ऐसा ही इवेंट मुनाकिद किया गया जिसमें ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया जिन तक गोश्त नहीं पहुंचता, तो उन तक गोश्त पहुंचाने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस पर एक पैकेज है अली गुल का, वो देखते हैं। कुर्बानी सबके लिए मुहिम के तहत ईद के पहले रोज तहकीकाती सर्वे की बुनियाद पर सफेद पोश घरानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया गया, जबकि दूसरे रोज दावत आम ईद उल अजहा दस्तरख्वान सजाया गया। मुंतजमीन का कहना था कि मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। इस्लामाबाद भर के अंदर इसी तरह हमारी कमेटीज मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट से गोश्त को इकट्ठा कर रही हैं और ये मेरे पास ये इस इलाके की लिस्ट मौजूद है जो ये मुस्तहिक और सफेद पोश अफराद है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। टीमें इलाकों के अंदर जाकर उन लोगों को ईद की खुशियों में शामिल कर रहे हैं जो इस मौके के ऊपर कुर्बानी नहीं कर सकी। इस दस्तरखान की जो इनफरादियत है, यहाँ पर इस्लामाबाद के हर ख़ास व आम शहरी को मदऊ किया गया है ताकि हम मिल बैठ कर खाना खाएँ। यहाँ पर फैमिलीज़ को भी बुलाया गया है
तो अल्हम्दुलिल्लाह अनवा व अक़साम के खाने यहाँ बनाए जा रहे हैं, लोगों को खिलाए जा रहे हैं। दावत आम ईद उल अज़हा दस्तरख्वान पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अवाम ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि मुश्किल हालात की वजह से बहुत सारे घराने कुर्बानी नहीं कर सके, लेकिन कुर्बानी मुहिम की वजह से सब ने मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाई। खाना बहुत ज़बरदस्त था और ये जितने भी अहतमाम है सारे बड़े अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचे हैं और तरह तरह के पकवान थे, तो इस तरह के मज़ीद काम भी होने चाहिए। ये दावत आम है, इसके अंदर मजदूर भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं, बाइकिया वाले भी मौजूद हैं, यानी हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जमात यूनियन कौंसिल्स की सतह पर मुल्क भर में सफेद पोश घरानों का सर्वे मुकम्मल करने के बाद माह रमजान में भी सैर व अफ्तार उनकी दहलीज तक पहुँचाने का इंतजाम करती है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, अली गुल की रिपोर्ट आप देख रहे थे और देखा कि किस तरह तमाम तबके फ़िक्र से जो रिलेटेड लोग हैं वो मौजूद थे, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। और ईद फेस्टिविटीज़ का ही एक त्यौहार है जिसमें हम खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ईद पे या खुशी के त्यौहार पे अक्सर औकात भूल जाते हैं कि दूसरे के क्या राइट्स हैं। अब ईद हमें और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा यही सिखाती है कि आपने दूसरों के हकूक़ जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। आप प्रोग्राम का सिलसिला ज़रा आगे बढ़ाते हैं और जहां हमने ईद के हवाले से, आज ईद का तीसरा दिन है और इसके साथ साथ ईद की खुशियां तो हम बांट रहे हैं, लेकिन ज़रा खेलों के मैदान हम भी बांट लेते हैं गम भी बांटते हैं तो ज़रा हम खेलों के मैदान का रुख करते हैं। और रिजवान ने जो है ना एक ही बात में सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। समझ तो आप गए होंगे, पाकिस्तान अब जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब जो सुपर 8 है वो फाइनलाइज हो गए। सुपर 8 के 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स में 4-4 टीम्स हैं। एक ग्रुप में अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और निस्बतन कहा जा रहा है कि ये ग्रुप आसान होगा, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ग्रुप है। उसमें साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, उसमें बांग्लादेश है और उसमें यूएसए। तो ये वो टीम्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये टफर ग्रुप है। और अमेरिका जो पहली दफ़ा क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ये है कि वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम ज़रा टफ ग्रुप में चले गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया वाला ग्रुप जो है वो निस्बतन उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बांग्लादेश है। ये 4 टीम्स हैं जिसमें से वाज़े तौर पर ऑन पेपर्स लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है और फिर यूएसए है। तो ये 3 टीम्स में सख्त मुकाबला होगा। अमेरिका चूँकि न्यू एंट्री है तो उनके लिए सुपर 8 मरहले में नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर आएगा उसको मेंटेन करना ज़रा एक प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोग्राम में मौजूद, उनसे जानते हैं उनकी राय, वो कैसे देख रहे हैं इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को, और क्या वो वाकई, हम देखें यूएस ने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें तो वाकई लग रहा है कि वो भी एक टफ टीम है और नर्व्स पे कंट्रोल है, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट वो क्या कहते हैं। खुरम शहजाद अवान ने हमें ज्वाइन किया। खुरम, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक आपको। और ये बताइएगा कि सुपर 8 जो फाइनलाइज हो गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं, कौन सा ग्रुप आपको ज़रा ज़्यादा टफर लग रहा है एज कम्पेयर टू द अदर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक और व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा रिजवान भाई ने कि इसके अंदर जो 2 ग्रुप्स हैं, स्पेशली देखें थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल भी दी है जिस तरह से यूएसए आई है फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करके, और दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो देखें अफगानिस्तान ने भी क्वालिफाई किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें इंडिया भी वहाँ पे मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया भी। पर रिसेंट पास्ट जो परफॉर्मेंस है आप अफगानिस्तान की देखें तो उनको आप अंडररेट नहीं कर सकते। और देखिए T20 फॉर्मेट में वो काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हैं और मॉडर्न डे के हवाले से बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल भी रहे हैं और एक जेल भी है। वाकई उनका जो लास्ट मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, पर ये कि काफी ज्यादा टीम जेल है। यूएसए होस्ट नेशन भी है और देखिए ज्वाइंट होस्ट नेशन है, वेस्ट इंडीज ने भी क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरह से प्राइम फॉर्म में है, रिसेंट परफॉर्म करती हुई आ रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और इससे पहले जो 3 मैचों की सीरीज हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जबरदस्त परफॉर्म किया था। और स्पेशली देखें जिस तरह से सुपर 8 मरले का आगाज हो रहा है, इसके अंदर खासकर जो मैच है स्पेशली यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। आपको पता है कि हमेशा से साउथ अफ्रीकन जो है वो चोकर्स था, उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है आया कि आज इसको खत्म करते हैं या नहीं करते। और दूसरे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी नहीं क्वालिफाई कर सका और न्यूजीलैंड भी काफी ज्यादा इस हवाले से भी डिसअपॉइंटमेंट है। खुरम, हम देखते हैं कि चोकर्स का जो टैग है साउथ अफ्रीका पे वो क्रंच मैच में डिसाइडर पर या फिर जिसमें एलिमिनेशन होती है उस पर, अभी तो पहला मैच है सुपर 8 का, तो ये 7:30 बजे आज मैच शुरू होगा। अब चूंकि कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी और प्लेयर्स
जानी पहचानी सी कंडीशंस में खेलेंगे, तो वहाँ पर अमेरिकन प्लेयर्स के लिए वो अपनी सॉइल से हटकर खेलेंगे, वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर नर्व्स का प्रेशर आएगा, कैसे हैंडल कर सकेंगे उसको? देखें, फर्स्ट फेज में आपने जिस तरह से देखा वहाँ की विकेट्स के हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न रहा आईसीसी को भी और काफी सारी टीम्स वगैरह पे भी। और आपको पता है वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, लो स्कोरिंग मैच हुए और काफी वहाँ नेल बाइटिंग भी हुए। और सेकंड एंड पे अगर आप देखें कैरेबियन का थोड़ा सा डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जिस तरह सीपीएल वगैरह होती है, यहाँ पे रिसेंट सीरीज भी हुई है, जिस तरह मैचेस हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस वगैरह भी होने हैं, यहाँ पे स्पिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट होगी, तो काफी ज्यादा ये इनके लिए एक टफ टास्क होगा। वो आपने सही कहा कि वो यूएस कंडीशन में खेल गए हैं, वहाँ की जो डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट थी, यहाँ की थोड़ी डायनेमिक्स डिफरेंट है। सही सही। खुरम, अब ज़रा आपसे पाकिस्तानी टीम के हवाले से जानना चाहूँगी। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने है, उस हवाले से हम पहले भी बात करते आए हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अवाम इसके हवाले से राय रखती है वो भी सामने आई है। लेकिन अब रिसेंटली क्या ये लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी? हारिस रऊफ की वीडियो सामने आई, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक नया जो है ना ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि क्या पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गई है निकलने की वजह से, कि शायद एग्रेसिव हो गई है, आउट ऑफ द फील्ड भी वो एग्रेसिव है विद द फैंस, या क्या रीज़न है कि इरिटेटेड हैं प्लेयर्स पुराने सारे मैचेस को देख के, रिजल्ट्स को देख के? क्या रीज़न है कि इस तरह के किस्से सामने आ रहे हैं? क्योंकि अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, कल हारिस रऊफ की जो वीडियो सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को देखें वैसे भी कंडेम करना चाहिए। इस पहले जिस तरह से देखिए हारिस रऊफ की वीडियो आई है, कल टॉप ट्रेंडिंग वगैरह में रही है सारे सोशल मीडिया पे और दूसरे डिजिटल चैनल्स वगैरह पे। और स्पेशली देखें फैमिली है, फैमिली के साथ एक प्राइवेसी होती है। और देखें इस पे स्पेक्टेटर्स और जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं उनको भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए। जब आप फैमिलीज वगैरह के साथ होते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा वो ना करें। तो इस तरह का कल एक हार्ड रिएक्शन दिया गया तो वो टोटली अनबिलीवेबल था। और दूसरे एंड पे जहाँ तक देखें पाकिस्तान के आपने जिस तरह से रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी है, स्पेशली देखें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 पाकिस्तान ने जो है सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई नहीं किया और ये काफी डिसअपॉइंटमेंट है। देखें एज ए क्रिकेट लवर भी और बीइंग अ पाकिस्तानी, देखें जिस तरह से आपको इस चीज का दुख है, हमें भी इस चीज का दुख है। और दूसरा जिस तरह पाकिस्तान की टीम थी, इसके हवाले से जो कैरी क्रिस्टन की जो काफी टीम के साथ जो टॉस जो सामने आई है उसका हवाले से काफी ज्यादा उन्होंने कंसर्न शो किए हैं। स्पेशली देखें आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है पूरी एक नेशनल टीम है, प्रोफेशनल टीम है। ये वो प्लेयर्स तो नहीं है कि अंडर 13 या अंडर 16 इनको बताया जाए कि कौन से टाइम पे आपने क्या शॉट्स खेलने हैं, क्या आपकी शॉट सिलेक्शन होगी, किस तरह से गेम प्लान्स वगैरह। देखिए इनको खुद इम्प्लीमेंट अंदर जाके करना है, कोच का काम है। देखिए रिसेंटली जिस तरह से कैरी क्रिस्टन है, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को भी वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, फिर काफी सारे लीग्स में उनकी परफॉर्मेंस रही। देखिए वो खुद भी चाहते थे कि पाकिस्तान की टीम जो है एक अच्छा परफॉर्म करके आए, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिफाइड कोच या जिस तरह के बड़े कोच हैं तो उनकी सीवी के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। खुरम, हम देखते हैं ये तो बात वाज़ेह है, वो 96 का वर्ल्ड कप हो, 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल, 2003 की बात हो, 7 हो, फिर T20 वर्ल्ड कप्स की सीरीज़ शुरू हो जाती है। तो जब भी टीम हारती है तो इस तरह की नेगेटिविटी जो है वो सामने आती है या फिर लाई जाती है। प्लेयर्स को जानबूझकर इस तरह से प्रोवोक किया जाता है कि वो रिस्पॉन्स है उसको शूट किया जाता है, फिर सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। ये तो वाज़ेह है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड कल सुबह 5:30 बजे ग्रॉस आयलेट में ही आमने सामने होंगी। वेस्ट इंडीज़ हॉट फेवरेट है या इंग्लैंड ने जो किया है, तमाम टीम्स जो है वो 6 की औसत से, 6 रन पर ओवर की औसत से, 5.5 रन, बहुत हुआ तो 7 रन की औसत से खेली हैं। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से अपने रन रेट को रिकवर किया ग्रुप स्टेजेस पर, और अब वो इस ग्रुप में है, टफर ग्रुप है, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वैसे ही बैटिंग करेंगे जिसके लिए वो मशहूर हैं, या फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने स्टांस को? देखें इस वक्त जिस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही है, देखें सेकेंडली उनको होम एडवांटेज का भी वहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज है। फिर आपको पता है कि काफी सारे जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर न्यू इंडक्ट हुए हैं, काफी ज्यादा परफॉर्मर्स हैं। जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच भी खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान पे, इससे पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो खेलते हुए हैं मॉडर्न डे के हवाले से काफी ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर इनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, हुसैन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, फिर जोसेफ हैं काफी ज्यादा प्राइम फॉर्म में, फिर इनके जिस तरह से टॉप ऑर्डर जो है परफॉर्म कर रहे हैं और जाते के साथ ही एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बड़े जबरदस्त पावर प्ले को यूज करते हैं। दूसरे एंड पे आपने जानते हो बात की इंग्लैंड की, देखिए इंग्लैंड की कोई इसमें दो राय नहीं है कि काफी एग्रेसिव प्लेयर है मॉडर्न डे के हवाले से। जिस तरह से जॉर्ज बटलर हैं, दूसरे बेस्ट प्रो हैं, जो बेस्ट प्रो हैं, फिर उनके पास स्पेशली जो है आदिल रशीद जो इस वक्त ट्रेंड कार्ड आप उनको कह सकते हैं, स्पेशली कैरेबियन के अंदर जाके जिस तरह के वो नंबर 1 बॉलर्स भी हैं, जिस तरह की उनकी बॉल भी है। फिर मोइन अली काफी इफेक्टिव वहाँ पे होंगे, फिर मार्क वुड हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
सही। खुरम, अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी कि पहले भी हम अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते रहे कि उनको काकूल भेजा गया जस्ट बिकॉज वो जेलिन हो, उनमें डिसिप्लिन आए ताकि प्रैक्टिस सेशन में वो एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के साथ जो है एज ए कलेक्टिविटी के साथ वो बेसिकली जो है वो खेल सकें। अब व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तानी टीम वापस आएगी, उन पे क्या चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए? बैटिंग पे होना चाहिए, फील्डिंग में, बॉलिंग में, किस चीज़ पे काम होना चाहिए? क्या चीज़ है अगर देखा जाए पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस अभी देखा जाए T20 सीरीज़ में हमने जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है, अनप्रिडिक्टेबल टीम रही। वो मैच जो हमने नहीं सोचा था वो जीत गई, जो सोचा था कि जीतेगी वो हार गई। तो अब किस चीज़ पे पाकिस्तान ने टीम ने काम करना है, आगे हमने परफॉर्म करना है? क्योंकि अब हमें लग रहा है कि शायद तुक्का लगता है, तो क्या वाकई ऐसा है या पाकिस्तान की कौन सी चीज़ है जिस पे हमें मेनली फोकस करना है फॉर लॉन्ग टर्म क्रिकेट बिल्डिंग इन पाकिस्तान? देखें, इसमें तो आप पहली चेयरमैन पीसीबी जो है खासकर जो है वो एक अंदिया दे चुके हैं कि इसके अंदर टीम के हवाले से मेजर सर्जरी की जाएगी। और सेकंड हैंड पे उन्होंने देखिए रिपोर्ट भी मतलब करने के लिए कह दी है हेड कोच को। कैरी क्रिस्टन जो आपकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द जो है चेयरमैन के साथ शेयर करेंगे। और सेकंड देखें, इसके अंदर से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पहले भी हो रहा था पाकिस्तान की टीम जो सबसे पहले सबसे आखिर में जो है इनके वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया गया। और दूसरा जिस तरह से देखें लास्ट टाइम तक आपको ये नहीं पता था कि आपके कॉम्बिनेशन क्या होंगे। और थ्रू आउट आप लास्ट सीरीज देख लें, 5-6 सीरीज जिसके अंदर आपका जो है मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा लैग कर रहा था, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। टॉप पे आके या बाबर परफॉर्म करते थे या रिजवान कर, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क था। और दूसरा देखें आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ है। आया कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आना है या डोमेस्टिक की? देखिए डोमेस्टिक भी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा परफॉर्मर है और काफी ज्यादा उन प्लेयर्स के ऊपर भी आपको पता है कि डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म पे कहा गया है कि उनको जिस तरह से सिलेक्ट नहीं किया गया था उस पर काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। और खासकर जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को जो है खासकर जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक है इसके ऊपर जो है ज्यादा इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से उसको एक प्रॉपर जो है एक आप रोड मैप दे दें। और दूसरा, जहाँ तक आपने फिटनेस के हवाले से बात की कि पाकिस्तान की टीम के जो काफी अरसे से फिटनेस टेस्ट नहीं हुए थे, वो जिस तरह से पहले होते थे फिटनेस टेस्ट वगैरह, यूरो टेस्ट और दूसरे जो ब्रीड टेस्ट वगैरह जो होते थे, स्प्रिंट वगैरह, तो उसको उसी तरह कैरी ऑन करना चाहिए। देखें काफी ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर भी क्वेश्चन मार्क रहा है स्पेशली जो है फिटनेस के हवाले से। खुरम, हमारे डोमेस्टिक की आपने बात की है, डोमेस्टिक के डिपार्टमेंट्स बहाल हो गए हैं। अब सिलेक्शन टीम अब बड़ी आसानी से कह रहे थे कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। क्या सिलेक्शन टीम के लिए भी किसी किस्म की पेनल्टी होगी जिन्होंने टीम को सिलेक्ट किया? क्योंकि वो सिर्फ कौम के जज्बात नहीं बल्कि प्लेयर्स जो जिनको सिलेक्ट किया गया है उनके मुस्तकबिल के साथ भी खेला गया है। उनको चांस तो दिया गया लेकिन बहुत रिस्क के साथ कि वो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो नुमाइंदगी करे, ग्रीन शर्ट पहने, लेकिन जब वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फॉर्म में नहीं होगा, तो उसका करियर ख़त्म होने के करीब पहुंच जाता है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे माजी में ऐसे जो 1 या 2 मैचेस खेले और अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, पोटेंशियल प्लेयर्स थे, लेकिन वो फिर उसके बाद हमेशा बेंच पे रहे। नहीं बिल्कुल, देखें स्पेशली इसके हवाले से मैं 2-3 प्लेयर्स का जरूर नाम लेना चाहूंगा जिस तरह से काफी ज्यादा उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा था। खासकर जिस तरह से न्यू इंडक्ट हुए थे, उस्मान खान आए थे, काफी ज्यादा उनको वजीराई दी जा रही थी, काफी ज्यादा ये हॉट फेवरेट होंगे स्पेशली इस वर्ल्ड कप के हवाले से। तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर सारे यूथ को भी काफी ज्यादा टाइम दिया गया और डिफरेंट सीरीज में उनको मौका दिया गया, तो वो भी अप टू द मार्क जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर आजम खान के हवाले से, फिर उनकी फिटनेस के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हुए। फिर आपने रिसेंटली जिस तरह से देखा था कि आमिर का कमबैक हुआ, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन मार्क है। और जहां तक देखें आपने बात की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, देखें 7 अपनी सिलेक्शन कमेटी थी और उन सबको इन्होंने चेयरमैन ने जो एम्पावर किया था। स्पेशली देखें फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पीसीबी आपके जो है चेयरमैन ने एम्पावर किया। और दूसरा ये है कि हेड कोच प्लस आपके जो कैप्टन जो डायरेक्टली जो है इस कमेटी का हिस्सा भी रहे। सही। थैंक यू सो मच खुरम शहजाद अवान फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, T20 सीरीज़ के हवाले से, दीगर मैचेस जो है अब सुपर 8 का जो मरहला है इसमें ग्रुप्स के हवाले से हमने बात की कि कौन सा ग्रुप है जिसका ज़रा पलड़ा भारी है। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे हम आंखों की सेहत के हवाले से। बिल्कुल जनाब।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह रिजवान ने बात की कि हम आंखों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। अक्सर औकात हम देखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे होते तो उनको टैब पे कार्टून्स लगा दिए जाते हैं, वो खेल नहीं रहे होते, बाहर नहीं जा रहे होते। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। देखा जाए तो वो सिर्फ सोते हुए टैब छोड़ रहे होते हैं, वरना ऑल द टाइम, चाहे शादी का कोई इवेंट हो, चाहे ईद हो, हमने यही देखा कि बच्चे या तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं या टैब्स यूज़ कर रहे हैं। गैदरिंग में भी बैठे हों तो उन सब की गैदरिंग का जो महवर और मरकज़ होता है वो मोबाइल या टैब ही होता है, और उसमें सब बच्चे मिलकर वही एक वीडियो या एक ही गेम खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से और अगर जो गैजेट्स हैं उनकी तादाद कम हो तो फिर बच्चे शेयरिंग पे चल रहे होते हैं। बाकी कोई चीज़ शेयर हो ना हो, अपनी अपनी बारी ये तय होती है कि अब किसकी बारी है और कौन खेलेगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुतासर होती है, जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करते, वो है हमारी बसारत, हमारी देखने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है। हम आँखों का वो ध्यान नहीं रखते जो रखना चाहिए, चाहे वो कम उम्री हो या हम बड़ी एज तक पहुँच जाए। हम कहते हैं अगर नज़र कमज़ोर हो रही है तो ये शायद एज की वजह से है, या फिर हमारी दिमागी सेहत की वजह से नज़र कमज़ोर हो रही है, बाकी और फैक्टर्स हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट पे भी हम वो तवज्जो नहीं देते जब तक कि खुदा ना खास्ता हमें ये ख़तरा ना हो कि हमारी कोई आँख या दोनों या कोई एक ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल जनाब, और हम देख रहे हैं जिस तरह अब ईद का त्यौहार है, पेरेंट्स बिजी हैं या हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन गेम्स पर, अपने टैब्स पर। और हम ये भी देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम अगर टीवी पास से देखते थे तो हमें फ़ौरन मना किया जाता था कि पास से नहीं देखना, बहुत दूर से देखना, लेट के नहीं देखना, लाइट ऑफ करके नहीं देखना और ज़्यादा देर नहीं देखना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट तक ही हम टेलीविज़न देखते थे जब कार्टून्स का टाइम था। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी हैंडी हो गई हैं, इससे हमें लगता तो बहुत ज़्यादा है कि आसानी हो गई है ज़िंदगी में, लेकिन ये बच्चों की आई साइट को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। अब इससे बचना कैसे है, क्योंकि अब ईद हमने खुद भी देखा कि जो फैमिली के बच्चे हैं वो ज़्यादातर इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है कि उन्होंने टैब यूज़ करना है, उन्होंने मोबाइल यूज़ करना है। इससे बच्चों की आँखों पर क्या क्या असरात मरतब हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें एक्सपर्ट ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक कितनी देर जो है, ख़ास तौर पे मैं बच्चों के हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ, कितनी देर तक उनको टैब या स्क्रीन टाइम अलाउड है मेडिकली? ये अभी आपने जिक्र किया टैब्स का और इसका, तो वो माँ बाप की मजबूरी इसलिए बन गई कि उसको आप बच्चों को बाहर नहीं आजकल भेज सकते, वो गली मोहल्लों में खेल नहीं सकते, इट्स नॉट सेफ़। तो घर में रहना और टैब्स वगैरह को देखना इज़ प्रिटी सेफ़। लेकिन ये जो सवाल आपने पूछा है कि कितनी देर यूज़ कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन फैमिली ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहते हैं कि नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 years। लेस देन 2 years। लेस देन 2 years। और हमारे यहाँ मोस्टली 2 साल से कम के बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। माँ बाप उनको बिजी रखने के लिए वो दे देते हैं। एंड देन लेस देन 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 5 years ऑफ एज। लेस देन 1 hour? लेस देन 1 hour। तो 1 घंटा तो वो निकालते हैं अगर कोई एक्टिविटी हो तो, बिल्कुल, बाकी टाइम तो वहीं पे जाता है। और देन 5 to 17 years only 2 hours। Only 2 hours। Only 2 hours। लेकिन दिस इज इन एडिशन टू देयर स्कूल वर्क और वो जो वो करते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल वर्क भी टैब्स पे टैब्स ही पे हो रहा है। मोस्टली जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, इंग्लिश स्कूल्स हैं, उनमें तो वो पोस्ट कोविड के बाद यही हुआ। और कोविड ने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया, इस चीज़ को जायज़ करार दे दिया कि यही का तरीका है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा था। तो इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम है वो है नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। एक तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है मायोपिया डेवलप होने की, दैट मीन्स माइनस नंबर जो होता है वो, अगर आप पॉपुलेशन देखें सिंगापुर, जापान और इधर की चाइना की, तो वो तकरीबन मोर देन 50% नियर साइटेड होते हैं बच्चे, उनके जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 3% लोग जो हैं 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे वो नियर साइटेड हैं, और 8% 8 से 10 साल के हैं, और 14% 11 से 12 साल के हैं। तो अब जब आप और ज़्यादा से ज़्यादा नियर वर्क करेंगे तो आपके मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे एंड यू विल बिकम मोर एंड मोर नियर साइटेड। तो उसका बेस्ट हल ये है, बच्चों को मना करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना,
तो उसका एक ही तरीका है कि आप उनके रेगुलर चेकअप्स कराएं। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका विदिन 6 मंथ्स एक आई एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसकी मूवमेंट्स देखें, उसके कोई टेढ़ापन तो नहीं है, और अगर कोई और बीमारी है उसको, या वो बच्चा फोकस नहीं करता, टारगेट पे फोकस नहीं करता, तो 6 महीने के बाद दैट मीन्स उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। और नज़र उसकी बाकायदा चेक एटलीस्ट 2 to 3 years पे हो जानी चाहिए। जो हमारे यहाँ आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट आ गए, यू डोंट नीड एन आई डॉक्टर टू डू इट। तो ये है जो टैब्स के प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ जो टैब्स के और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो ये हैं कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लड़कियों में ख़ास तौर पे, इट कैन अफेक्ट देयर ग्रोथ। जो अब नई रिसर्च आ रही है, वो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो जल्दी ज्वाइन कर जाती हैं, और उनकी प्यूबर्टी और जो ग्रोथ होती है उस पर भी असर पड़ता है। देन इट लीड्स टू इंसोम्निया, यानी आपको नींद नहीं आती या आप उसको रेजिस्ट करते रहते हैं, तो ये उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन जो रेडिएशन होती है इसकी, इट अफेक्ट्स योर बॉडी एज ए होल। जो बड़ों में इट गिव्स यू ये नींद उड़ जाती है, उसके बाद आपकी माइग्रेन का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा टैब्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों में ख़ास तौर पे हमें, आपने जिक्र किया टीवी का, पहले ज़माने में कहते थे टीवी बहुत बुरा है, हम अब कहते हैं टीवी बहुत अच्छा है, आप दूर बैठ के देखें, जो चीज़ बच्चे को आपने टैब पे दिखानी है आप टीवी पे दिखा दें, दैट इज़ मच मोर सेफर। आजकल डिवाइसेस हैं जो आप टैब की चीज़ को उधर यूट्यूब वगैरह को कर सकती हैं, क्रोम कास्ट वगैरह, तो वो इट इज़ मच मोर सेफर। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर चैलेंज ये है ना कि आप सामने तो प्रोजेक्ट कर देंगे, टीवी भी लगा देंगे बच्चों को, लेकिन बच्चे कहते हैं हमने खुद कंट्रोल करना है, हमने वो खास तौर पर वो हाथ से जो रील्स का और बच्चों को प्राइवेसी भी चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो एज 5 से ऑनवर्ड्स, ये तो बात होगी बच्चों की। अब हम देखते हैं एडल्ट्स भी 18+ जो हैं, वो भी सोने से 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले, जब तक नींद नहीं आ रही, हाथ से मोबाइल गिर नहीं जाता, तब तक वो मोबाइल इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा। आंखों की सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये? मैं वही अभी जिक्र कर रहा हूँ ना कि इंसोम्निया यानी नींद का ना आना और माइग्रेन, ये इंतहाई कॉमन है इन लोगों में। फिर जब आप बैठते हैं तो आप नेक को एक ही पोजीशन में रखते हैं, यू गेट स्टिफनेस ऑफ योर नेक, आई स्ट्रेन, यू गेट वाटरिंग ऑफ द आईज, आप ब्लिंक नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कंप्यूटर के यूज़ में कि आप स्टेयर करते जाते हैं, यू डोंट ब्लिंक। तो अगर कार का वाइपर ना चले तो आपकी स्क्रीन साफ नहीं होगी। ऐसे ही। तो यू ब्लिंक 14 times normally in 1 minute. ओके। When you are staring like this, तो you blink only 6 to 7 times. तो उससे आपकी आइज़ भी ड्राई होती हैं, और जो आँख के प्रॉब्लम्स है, रेडनेस हो जाएगी, पानी आने लग जाएगा, आपको रिफ्लेक्स वाटरिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम जो सारे सिम्टोमेटोलॉजी इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो इसके लिए क्या करना है हमने? कंप्यूटर विजन, अब 70% लोग, उनका सारा काम जो है वो लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे है घरों में, तो वो क्या करें? तो उसमें हम कहते हैं कि यू कैन अडॉप्ट रूल ऑफ 20। उसका क्या मतलब है कि एवरी 20 seconds यू टेक ए ब्रेक फॉर 20 seconds एंड यू लुक बियॉन्ड 20 feet और 20 feet, या आप यूं करके कुर्सी के पीछे स्ट्रेच करें, तो ताकि आपके नेक मसल जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। Exactly, तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ ए नोन एंटिटी, और अब तक यहाँ तक लोग कहते हैं कि इट अफेक्ट्स योर, रेडिएशन अफेक्ट्स योर होल बॉडी, उसमें और चेंजेस भी आ जाती हैं, यू फील टायर्ड, और उसमें इंसोम्निया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ ए नोन एंटिटी कि जो है, तो 20-20 का रूल अगर अडॉप्ट करें तो इट्स मच मोर ईजियर, क्योंकि करना तो है ना, आपने 8 घंटे एवरेज काम करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। तो उससे बचने के लिए यू हैव टू, आप उठ के 20 सेकंड के लिए चक्कर लगा लें अपने कमरे का, वापस आ जाएं, फिर बैठ जाएं। तो रूल ऑफ 20 अगर आप फॉलो करें, तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है ना, वो इस नॉन एंटिटी के जो है, इससे क्या है कि लैपटॉप का जो डिस्टेंस है ना, वो आप 20 to 26 इंचज़ रखें। इट शुड बी डिसेंट डिस्टेंस, ये नहीं कि आप उसको हाँ 20 to 26, और जो उसकी पोजीशन आप ये रखें, जो उसका अपर बॉर्डर है, इट शुड बी बिलो 20 degrees ऑफ योर आइज़, आपके आइज़ का जो लेवल है उससे, ताकि आपको यूँ ना करना पड़े।
अगर आप यूँ करेंगे तो आपके नेक मसल्स जो है ना वो स्ट्रेच होंगे और फिर आपको फटीग होगी और फिर और बाकी प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज़ वेरी वेरी कॉमन इन लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र्स। अब ये है कि मॉनिटर ज़्यादा हार्मफुल है या लैपटॉप ज़्यादा हार्मफुल है। आजकल जितने लैपटॉप्स आ रहे हैं मॉडर्न, उनके अंदर ब्लू फिल्टर हैं ऑलरेडी डले होते हैं या एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स होती हैं उनकी, लेकिन फिर भी आजकल लोग ऑप्टिशियन से ले लेते हैं एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ब्लू फिल्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, वो दे में भी एक्स्ट्रा हेल्पफुल। ये सारी चीज़ें अगर आप करें, बीच में ब्रेक्स लें, तो ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ बच्चे, उनका ये देखना है। तो जो रिकमेंड करते हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो ये कहते हैं, पहले होता था बच्चे पार्क में चले जाते थे, खेलते थे घंटा 2 घंटे, तो ये नियर साइटेडनेस टोटली प्रिवेंट हो जाती थी। आजकल वो रिकमेंड करते हैं कि 2 आवर्स इन आउटडोर। अब 2 आवर्स इन आउटडोर करना आजकल के ज़माने में जो लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट इजी। तो उसके लिए यही है कि इसका यूज़ कम करें। जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनको मत दें टैब्स, उन्हें मना करें। जो 2 से 5 साल के उनका 1 आवर टाइम रखें, और जो 5 साल से ऊपर है या 12 साल तक उनका मैक्सिमम इज़ 2 आवर्स। लेकिन उसके साथ और बहुत सारी फिर जो गेम्स खेलते हैं, गेम्स में आपकी उंगलियां इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बच्चों को बहुत जल्दी ये आर्थराइटिस और इस टाइप के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर फिंगर्स एक्सेसिवली बिफोर टाइम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। और लड़कियों में ख़ास तौर पे, जैसे मैंने जिक्र किया कि देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दे गेट हार्मोनल चेंजेस इन देयर बॉडी विच कैन बी हार्मफुल, और उनमें जो अर्ली प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं ना, वो आ जाती है। सही, तो ये सारे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों से सबसे पहले तो बच्चों की नज़र मुतासर होती है, और जैसे जैसे नज़र मुतासर हो रही है वैसे ही हम देख रहे हैं कि बहुत एडवांसमेंट आ गई है इसके हल में। हम देखते हैं कि ग्लासेस तो शुरू ही से लोग लगाते थे, लेकिन अब लेज़र का रुझान भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। लोग लेज़र करवाते हैं कि अब नज़र जो है बिल्कुल दोबारा ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने जितने भी आई स्पेशलिस्ट हैं जो लेज़र करते भी हैं, उनको कभी जो है वो विदाउट स्पेक्टिकल्स नहीं देखा। वो ऐनक ही लगा रहे होते हैं, वो खुद क्यों नहीं लेज़र करते? माइंड में सवाल जागर होता है। ये बहुत जायज़ सवाल है, और मुझसे ये सवाल कई बार पूछा गया मेरे क्लिनिक में। उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इसकी लोएस्ट एज इज़ 18। वी कैन नॉट डू इट बिफोर 18, क्योंकि उससे पहले आई की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती एंड अपर लिमिट कोई नहीं है उसकी। बट द क्वेश्चन इज़, जो आपने पूछा है कि फॉर एग्जांपल एक 40 साल का बंदा है, उसका -2 नंबर है, अगर वो ये वाली सर्जरी करा लेता है तो उसको इमीडिएटली, क्योंकि हर बंदे को 40 साल के बाद नज़दीक की आने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो -2 या -1 रहता है तो उसे 45 साल या 50 साल तक नज़दीक की ऐनक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये सर्जरी करवा लेता है तो विद इन 1 आवर ही इज़ गोइंग टू नीड रीडिंग ग्लासेस। ओके, ये बात बहुत समझने की है कि जिसका अगर -2 -2.5 नंबर है और वो ऐनक ये सर्जरी नहीं करवाता तो वो 60 साल की उम्र तक बगैर ऐनक के पढ़ लेगा। ओके। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं जी हमारे दादा हैं, दादी हैं, वो तो इतनी उम्र तक ऐनक के बगैर पढ़ रहे हैं। असल गेम ये होती है बीच में सही। कि उनका इतना नंबर होता है जो उन्होंने नहीं बताया होता, जो उन्हें दूर सही नज़र नहीं आ रहा होता। सेकेंड थिंग इज़ कि जितनी यंग एज में कराएंगे उतना अच्छा रिजल्ट होता है। तो डॉक्टर्स इसलिए नहीं कराते कि दे आर वेरी हैप्पी विद देयर ग्लासेस, और उनकी वो एज जो है, अदरवाइज उन्हें रीडिंग ग्लासेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसमें याद रखें, द लोएस्ट एज इज़ 18, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। लोग 40 के बाद भी करवाते हैं। वो कहते हैं रीडिंग तो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी ना, हर वक्त तो नहीं लगानी पड़ेगी, वो फिर दे स्टिल गो फॉर इट, वो करवाते हैं। तो बाकी आपका सवाल ये है कि सेफ़ है कि नहीं। इट्स अ वेरी वेरी सेफ़ सर्जरी। आजकल की जो मशीन्स आ गई हैं, very very safe, very effective, and the surgery can last up to 12 to 15 years। अगर उसके बाद थोड़ी सी बॉडी में उसमें लेंस में चेंज आती है आँख में, तो इट कैन बी री करेक्टेड। बिल्कुल सही। ठीक है ना।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद इम्तियाज़ अली साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आंखों की सेहत के हवाले से जो आपने अब सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने डिवाइड करना है वक्त अपना। आप स्क्रीन टाइम, आप लैपटॉप पे हों, आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो या फिर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो 20-20 सेकंड और 20 फुट का कि आपने थोड़ा दूर भी देखना है और करीब भी देखना है, तो ये आपको हेल्प करेगा। आपके आई मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी आंखें, आपकी नज़र मजबूत रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में। और हम जब बात करते हैं नज़र की, तो नज़र हमेशा टारगेट पर होती है। बिल्कुल जनाब, और कहते हैं कि टारगेट जो है हमेशा हाई रखना चाहिए ताकि आप उसको अचीव भी कर सकें, और हम देख रहे एम हैं हाई गेट हाई। बिल्कुल जनाब। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी खवातीन की, तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर रही हैं कि हम जो है वो हैरान हो जाते हैं। और कोप एमाई में समर खान ईद पे इतनी हिम्मत की माशाल्लाह, इतनी शदीद गर्मी में खवातीन ने इतनी मेहनत की। वेल जी, समर खान की बात करते हैं। जी जनाब, समर खान आप स्क्रीन पे देख रही हैं। समर खान इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी और पाकिस्तान की खातून पे को पहमा है, और इन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम पाकिस्तान के नाम किया है। यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एल्ब्रस को उन्होंने सर किया है, वहाँ पे कौमी परचम लहराया है, पाकिस्तान का परचम लहराया है, और पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने 5642 फीट बुलंद चोटी माउंट एल्ब्रस सर की है। अच्छा, इस चोटी की खूबसूरती ये है कि ये यूरोप और रशिया दोनों में बिल्कुल। मौजूद है, और ये पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने इसको सर किया है, और यूरोप की ये बुलंद तरीन चोटी है। वैसे अगर हम अब कुछ रोज़ पहले हमारे स्टूडियो में जब तशरीफ़ लाए थे शहरोज़ काशिफ, तो 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ जो कि ज़्यादातर एशिया में ही मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि जो यूरोप की बुलंद तरीन चोटी है वो 5642 फुट है और वो बर्फ़पोश चोटी है, लेकिन समर खान ने वहाँ पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है। एक्सट्रीम और सर्दी का टेम्परेचर देखा जाए वहाँ एक्सट्रीम लोएस्ट टेम्परेचर है, और ख़ास तौर पे ये जो एरिया है ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि बॉर्डर है यूरोप का भी और रशिया का भी, और उस पे जो है हम देख रहे हैं कि ये चोटी ख़ास तौर पे जो रशिया के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम हम देखते हैं कि हार्श वेदर होता है, और समर इज़ फेमस फॉर दैट कि उनकी जो हौसले हैं वो चट्टानों की तरह ही मजबूत और ऊंचे हैं, और पाकिस्तानी खातून है और पाकिस्तान का नाम फिर से उन्होंने कामयाब होने के लिए रोशन ही किया है। बहुत है कि वो पाकिस्तानी खातून है। बिल्कुल जनाब, और क्योंकि वी आर सो रेजिलिएंट एज वेल। खैर, अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज है ईद का तीसरा दिन, और ईद पे बकरे या जानवर या वेड़े के अलावा जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ख़वातीन की कि क्या पहनना है, क्योंकि फ़ैशन ऐसा इवॉल्व करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हमने जो एक सीज़न पहले भी कपड़े लिए होते हैं हमें लगता है शायद ये भी आउट ऑफ फैशन हो गया। फिर कट्स कैसे होने चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत ज़्यादा हमने घर में भी काम देखना होता है। ईद अच्छा, उल फितर ये की तो तरह नहीं मीम्स है। भी बने ना कि 2 जोड़े ले लिए ईद के, एक जोड़ा जो है वो पहले दिन पहन के खाना भी बनाना है और इंतज़ाम भी करना है, मेहमानों की खिदमत भी करनी है, फिर दूसरे दिन दूसरा जोड़ा पहन के काम भी करना है, बर्तन भी धोने हैं। तो ये मीम्स बने हैं, तो इसीलिए बने हैं क्योंकि वाक़तन ही काम बहुत होता है और काम करना पड़ता है, और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं तमाम ख़वातीन को कि इतनी शदीद गर्मी में किचन में मौजूद रहना और सबकी पसंद की चीज़ें बनाना। बिल्कुल जनाब, ये बहुत ज़्यादा जो है टफ टास्क है, और हम ये देखते हैं कि हमने ऐसे कपड़े लेने हैं जो कि एलिगेंट भी हों, कंफर्टेबल भी हो हम, क्योंकि इस मौसम में ये ऐसा मौसम है और ऐसा त्यौहार है जिसमें कंफर्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा ही फैशन अडॉप्ट करना है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो। लेकिन रिजवान, इसमें बड़ी बहस होती है, डिबेट ये होती है कि फ़ैशन वो है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। कुछ लोगों का कहना ये है कि फ़ैशन वो है जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं। फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स में हम देख रहे हैं कि कलर्स कौन से इन हैं, कट्स कौन से इन हैं, कैसे जो है हमने कपड़े पहनने हैं जो कि मौसम के मुताबिक कलर्स हैं भी या नहीं है, देखने में अच्छे लगेंगे। ये ना हो कि देखने वालों को ऐसा लग रहा हो कि इसके तो कपड़े देख के हमें गर्मी लग रही है भाई, बिल्कुल या जनाब, इसका मेकअप देख के हमें गर्मी लग रही है। इस हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद है मनाल आफरीन। मनाल, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब ईद चल रही है मनाल वैसे, जी जी जी, और क्या ज़बरदस्त ईद रही है वाली। मौसम इस्लामाबाद में तो अच्छा हो गया, रावलपिंडी में भी अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में गर्मी। तो इस गर्मी में किस तरह के कपड़े ट्रेंड करते रहे और आज तीसरे दिन के लिए क्या ख़ास हो सकता है? अच्छा, बेसिकली क्योंकि समर्स हैं हमारे, तो समर्स के अंदर आपको पता है फ्लेयर में हम जाते हैं, अंगरखा एंड कलीदार आर वेरी मच इन। और इसके अलावा जो लोग जैसे जिन्होंने गोश्त संभालना है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भागना है गोश्त के पीछे इधर उधर देने के लिए गोश्त जाना है एंड ऑल, उनको हम लोगों ने लॉन्ग शर्ट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ आज़ार पैंट्स, बहुत टाइट पैंट्स नहीं चल रही, ज़रा आज़ार पैंट्स चल रही हैं,
तो उसके साथ हमने उनको किया कॉम्बाइन। थैंक गॉड इसका फैशन आया, टाइट पैंट्स का फैशन खत्म हुआ है खास तौर पे इन समर्स। एंड ये हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से इस तरह के ट्रेंड्स आने, पहले शरारे का भी बहुत ज़्यादा शरारे का भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन फिर जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड, और आपके बच्चे भी हैं, आपने गोश्त भी संभालना है, तो किसी चीज़ में स्टक हो जाता है। मनाल, एक चीज़ हमेशा ज़ेरे बहस आती है, लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, कैसे फैशन है क्या नहीं है, या अक्सर ये बात की जाती है क्योंकि फैशन रिपीट होता रहता है। 10 साल पहले शॉर्ट शर्ट्स का ट्रेंड था, अब लॉन्ग शर्ट्स का लोग शॉर्ट शर्ट्स अब तो ड्यूरेशन कम नहीं हो गया वैसे, 10 साल बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर इन 2010 वो पटियाला शलवार और शॉर्ट शर्ट्स बहुत ट्रेंड में था। इट्स बीन लाइक 14 इयर्स, अब दोबारा वो ट्रेंड नहीं आया, लेकिन अब शॉर्ट शर्ट्स के साथ प्लाजोज आ रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या ट्रेंड है आजकल? तो बेसिकली अब वही बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सो जिस पे जो चीज़ सूट कर रही है वो पहन रहा है। अच्छा। अब आप देखेंगे कलीदार्स आपको हर शॉप में नज़र आएंगे, कलीदार्स, लॉन्ग पिशवास, अंगरखास, तो ये बहुत वेरी मच दे आर इन। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को भी देखना है, शरारे भी इन हैं, ऑम्ब्रे कलर्स भी इन हैं, टाई एंड डाई भी इन है, लेकिन आपने प्रैक्टिकलिटी को अपनी नहीं भूलना कि अगर आपने गोश्त संभालना है तो आप शरारा संभालेंगे कि आप गोश्त, तो दैट विल बी समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो उसके साथ फिर आपका सारा प्लाजो में आप चले जाएंगे, और लॉन्ग शर्ट्स जो हैं हमेशा वो आपको टॉल दिखाती हैं, वो आपको ज़रा सा एलिगेंट, हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, दोज आर मच मोर इन। लेकिन हमारा शॉर्ट शर्ट्स भी इन है अब आजकल, हम उसे भी नहीं इग्नोर कर सकते, उसको थोड़ा सा फ्लेयर के साथ उसके साथ आप पहन सकते हैं। सर एक चीज़ थी ना कि हमारे जो फेस्टिविटी के कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वो डिफरेंट होते थे, और जो घर में पहनने हैं नॉर्मल डेज हैं वो डिफरेंट होते थे। अब इस मरतबा या पिछले साल की बात करें तो जो नॉर्मल लॉन है उसके ऊपर भी कढ़ाई मौजूद है, उस पर भी काम हुआ है, वो लगता ही नहीं है कि वो एक आम सा सूट है घर में पहनने वाला। बिल्कुल ऐसे। फिर तैयारी और जो फेस्टिविटी के कपड़े हैं उनमें कैसे फ़र्क तलाश करें कि ये कौन सा सूट है और किस मौके का है? ओनली थिंग अब जो आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं ना, वो है मेकअप और हेयर एंड योर एक्सेसरीज। अगर आप एक्सेसराइज ज़्यादा करेंगे, हमेशा कहते हैं आप एक्सेसराइज योर आर्टिकल अप या डाउन, तो उसको आप ज़्यादा एक्सेसराइज करेंगे आप ज़्यादा फेस्टिव लगेंगे, आप कम एक्सेसराइज करेंगे आप कम फेस्टिव लगेंगे। क्योंकि अब ये है कि आपको पता है लग्जरी लॉन है, हर सीज़न में आपकी लग्जरी लॉन आ रही है, ईद से पहले भी, उससे समर्स के लॉन्च में भी हर वक्त आ रही है, तो उसको आपने जितना फेस्टिव बनाना है आप उतना फेस्टिव बना सकते हैं। सही। लेकिन आपने अपने मेकअप से उसको थोड़ा सा कंट्रोल। ये रीज़न ये भी है कि एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो खासतौर पे जो जॉब करने वाली खवातीन हैं वो यही देख के ले रही हैं कि मैं इसको पार्टी पे भी पहन सकूं, मैं इसे ऑफिस के इवेंट पे भी पहन सकूं, तो ये सारी जगहों पे चल सके। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि प्रैक्टिकलिटी को नहीं भूलना, ज़्यादा फ्लेयर वाले बाजू जाहिर सी बात है हम दावतों में नहीं पहन सकते, जब हमने खुद खाना सर्व करना हो, क्योंकि वो खाने में जा रहा है वो फिर निकलेगा तो वो टाई एंड डाई हुआ होगा ऑयल से सारा। एग्जैक्टली ऐसे होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि जो जिस पे सूट करता है, टॉल दिखाते हैं आपको लॉन्ग शर्ट्स, स्लिम दिखाते हैं, एलिगेंट दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग बल्कि होते हैं, जैसे मैं हूँ, अब मुझे शॉर्ट शर्ट पहननी है तो मैं टाइट पैंट्स के साथ पहनूं या फ्लेयर के साथ पहनूं, क्योंकि ख़वातीन अपनी बॉडी के मुताबिक देख रही होती हैं कि हमने क्या पहनना। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा कोई बल्कि, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बल्कि बिल्कुल नहीं है, आप इतनी प्यारी हैं। क्यों बोले? हाँ, आप इतनी प्यारी हैं, आपके को होस्ट भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। लेकिन इसीलिए तो कहा मैंने कहा उनको भी ज़रा उसमें रखें लूप में। तो लेकिन आपने अगर पहनना है, आपने हमेशा लूज़ उसके साथ पहनना है, क्योंकि अब आप देखेंगी बहुत ज़्यादा टाइट हमारे पहले फिटेड होते थे ना ट्राउज़र, 7 इंचेस का हमारा होता था ट्राउज़र बॉटम ओपनिंग, अब 11 से कम किसी का नहीं है, 11 to 15। अब थोड़ा सा आज़ार पैंट की तरफ ही है, क्योंकि गर्मियाँ भी है, समर्स है, तो इट्स नॉट बेरेबल ना, कंफर्टेबल नहीं। तो फैशन सिर्फ खवातीन का होता है? नहीं होता क्यों नहीं, मेन का है बहुत ज्यादा। वो तो आपने देखे वेस्ट कोट पहनी हुई है, एग्जैक्टली कि वो किसी भी कुर्ता शलवार के साथ वेस्ट कोट पहन लें, हाँ, वैसे ये और कंघी कर लें तो वो तैयार हो जाते हैं, वो फिर शादी पे चले जाएं, वो ईद मना लें, वो किसी दोस्त से मिलने चले जाएं, एक जैसे ही रहते हैं। सही बात। मेन फैशन क्या चल रहा है इस वक्त? अच्छा, मेन का फैशन जो है ना, मेन भी अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। उनकी अगर आप शलवार कमीज़ देखें, अच्छा हम अपने हस्बैंड या अपने घर की बात करें तो वो अभी तक प्लेन उनको हो रहा है, लेकिन दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा, ये कढ़ाई वाले कुर्ते तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे कढ़ाई आपकी होती थी, वो एम्ब्रॉयडरी के साउंड ये करता है कि शायद आपके जिस तरह चट्टा नहीं होता है, हाँ, वो भी आ रहे हैं, वो तो मेहंदी पे बहुत अच्छे, हाँ, लाइक वो फुली
अच्छा एक अच्छा और सा चीज full भी है कि embroidered I fabric। went to a सुन के अजीब लग रहा है। आउटलेट कि अब जो लड़कों की वेस्ट कोट्स है उनकी 10 तरह के गले के कट्स हैं, बिल्कुल। वी में आएगा, V में गोल आएगा, आएगा, बिल्कुल। फिर पॉकेट के ऊपर दो जो ही है थे। थोड़ा सा मोटिव है या नहीं, अब डिफरेंट आगे जैसे बैन है, इसके बैन अलावा है। जस्ट गोल भी और होते ये हैं। वी शेप होता है, दैट्स इट। नो, इसके अलावा गोल भी होते हैं। अब हाँ। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फ्रंट पहले ओपनिंग है, जैसे हमने मैंने पहना हुआ है, बिल्कुल ऐसे हाँ, इसके वो भी होता है, कढ़ाई एक होता है, कॉलर ये शर्ट पे अगर आपकी है, कुर्ता जो कमीज है वो कॉलर वाली है, तो shirt उसके है। लिए हाँ। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ न्यू फैशंस। अब lot उनकी of- पॉकेट्स के lot of। डिजाइन, फिर उनका उसका कट कैसा होगा, शॉर्ट शर्ट्स भी है मेन की बहुत ज़्यादा विद festivity में ट्राउजर pockets एंड wear आ विद जाता है। पटियाला शलवार एज वेल। ट्राउजर्स भी हैं। दे आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप देख रहे हैं लेकिन कि कफलिंग्स लड़कों की होती है। अस्तगफुरुल्लाह, कुछ टिकटॉक वीडियोस देख के लगता है कि फैशन नहीं करना चाहिए। नहीं, बट लड़कों को तो स्टिल फैशन नहीं करना लड़कों के चाहिए। बहुत एलिगेंट फैशंस बहुत भी हैं, अच्छे जैसे लगते आप हैं, देख रहे हैं कि कफलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बिल्कुल। बॉयज के, पॉकेट स्क्वायर बहुत ज्यादा मैटर बिल्कुल। करते हैं बॉयज के। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चाहे कोट्स हों या चाहे उनकी वेस्ट कोट्स हों, वो बड़े मैटर करते हैं। अब तो सॉक्स लड़कों के वो भी बिल्कुल। बहुत मैटर करते हैं। वो अब भी आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह मम अपनी डॉटर्स के साथ या बेटों के साथ मैच करती थी आउटफिट्स, अब उनके हस्बैंड्स भी मैच करते हैं उनके अच्छा। साथ। जो फैब्रिक वो अपने लिए लेती है ना, 2.5 यार्ड ज़्यादा लेके हस्बैंड की भी शर्ट बन जाती है। सो इजी, सही है। तो अब जो है वो सारे यूनिफॉर्म सब यूटिलाइज हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज ये मैं अच्छा बात- फैशन है, सब एक जैसा पहन ले, चलिए, ताकि एक फैमिली ठान पता ले चल जाए कि ये लेते फैमिली है। प्यारा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे मिनाल जानना चाहूँगी। हमारे बहुत पुराने और अच्छे कपड़े होते हैं, अक्सर औकात हमारी जो मदर्स के कपड़े होते हैं, हम कहते हैं कि अभी तक इनका काम खराब नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। होता। अब उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, एप्लिक कैसे कर सकते हैं, या हम उसको कैसे अब मॉडर्न टच देके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने एलिगेंट और इतने बहुत प्यारे elegant होते हैं, वी डोंट वांट टू वेस्ट देम। जी बिल्कुल। अच्छा, जो पुराने काम थे ना, वो उनकी नफासत थोड़ी सी डिफरेंट थी, उनकी मटेरियल बहुत अच्छा था। अब ज़ाहिर है हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो लोग ज़रा इस तरह करते हैं कि अच्छा मटेरियल नहीं लगाते और इस तरह ना, तो उससे शाइन वगैरह विद टाइम ख़त्म हो जाती Exactly. है। तो अगर आपने अम्मी के अपने लहंगे यूज़ करने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, लहंगा वो पहन लें, उसके साथ लॉन्ग शर्ट बना लें या शॉर्ट शर्ट एज उसका जो भी मतलब कंडीशन है फैब्रिक की, या आप उसको दुपट्टों में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग फ्लेयर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है लहंगों का, तो उसके बीच में एक दो कलियाँ अपनी अम्मी के लहंगे की डाल लेते हैं, विच इज़ समथिंग कि आपके पास वो चीज़ भी रह जाती है, एक वो प्यारा टच भी उसमें आ जाता है कि Exactly. इट्स मतलब मानूर ने you बिल्कुल reuse शुरू में एक बात की थी कि एक ड्रेस अगर हमने एक पार्टी पर पहने, एक इवेंट पे पहने, तो उसको रिपीट करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। अब ये जो पुराना काम था, इतना पायदार काम था, तब भी ऐसी था? नहीं, तब ऐसे आई डोंट थिंक सो कि ऐसे था। लेकिन ये कि लड़कियां जो है ना, एज एन हमें अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है कि हमें खुद ये फील होता है, हमारे पास आप अक्सर मीम्स देखते होंगे, अलमारी खुली कुछ नहीं है हमारे पास, क्या मीम्स पहने क्या कुछ देखनी नहीं है, है, घरों में होता है ऐसे। हम रोज रियलिटी Instagram के लिए अलमारी खोलिए कुछ नहीं है बहुत कुछ हमारे पास। लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया कि हम लोग कलर्स कार्ड्स इन चीज़ों को, और इसी से ही ज़िंदगी चलती है। और एक मीम था ना कि वो जो तस्वीर बनी होती है, किसी ने नया ड्रेस पहना है और वो मैगजीन के पेज पर तस्वीर है या फिर इश्तिहार पे तस्वीर है, तो उस जैसे हम क्यों नहीं दिख रहे? हाँ, तो उस पर फिर जवाब ये आता है ना उस मीम में कि क्योंकि उसकी लाइट, उसका मेकअप और उसके स्टाइल और उसका फोटोग्राफी बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। बहुत हम different नेकेड आई से देखेंगे तो वो वैसे नहीं लगेंगे। बहुत डिफरेंट है, सही आप। अच्छा मनाल, ये क्या ट्रेंड है कि समर कलर्स अलग होते हैं, विंटर कलर्स अलग होते हैं? हम देखते हैं कि विंटर्स में हम बहुत डार्क कलर्स, डार्क टोन्स, ब्राउन्स, ब्लूज या Strong ब्लैक्स colours. में जा रहे होते हैं। समर्स में हम बहुत लाइट टोन्स में जा रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एशियन कल्चर, क्योंकि बहुत समर्स हार्श होते हैं। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम वहाँ पे अगर कोई कलरफुल चीज़ पहने तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे वट एवर द वेदर सही इज। बात है, बिल्कुल तो सही ये बात। क्या हमारा एशियन ही ट्रेंड है या ये खुद साख्ता है कि हमने लाइट कलर्स पहने हैं ताकि गर्मी कम लगे? ये ना एक्चुअली होता है कि हमसे ज़्यादा हमें देखने वाला जो है वो ज़रा नॉर्मल रहे हमारे साथ, ज़रा हमारे बॉसेस हमारे साथ नॉर्मल रहे। तो ऐसे ये है कि बहुत अच्छे लगते हैं वाइब्रेंट कलर्स, लेकिन जाहिर है अगर आपने धूप में जाना है, धूप में काम करना है, तो अगर आपने शॉकिंग पिंक या रेड पहना हुआ है, इट वोंट मेक यू लुक गुड। उसको आपने थोड़ा सा शाम में पहन लें, रात में पहन लें, इनडोर्स पहन लें, तो कोई मसला नहीं है। और डार्क कलर्स, डार्क टोन्स, डीपर टोन्स हमेशा अच्छी लगती हैं, हमेशा। फोटोग्राफी में अच्छी आएंगी, वीडियो में अच्छी आएंगी, हमेशा अच्छी लगेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन इन पर्सन अगर आप सुबह के टाइम कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने या कुछ, तो वी शुड ऑलवेज कीप इट अ लिटिल बिट टोन डाउन करके रखेंगे तो अच्छा लगता है। सही। तो शॉपिंग करते हुए मूड कैसा होना चाहिए जब अपने लिए तो कपड़े अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपने क्या पहनना है और किस इवेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ख़राब मूड के साथ जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल। और अच्छे पसंद मूड के भी साथ नहीं जाते हैं तो सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या कैसा मूड होना चाहिए? आजकल ना सबसे आसान ये है कि आप शॉप्स पे ना ही जाएं, आप आराम से ऑनलाइन बैठ के आजकल वाकई में हाफ ऑफ द वीमेन
ये ऑनलाइन शॉपिंग जब से कोविड आया है और कोविड गया तो उसने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि हम ना भी जाए ना शॉप्स में तो वी कैन सर्वाइव। तो घर बैठ के वो इजीली देख सकते हैं। जैसे कुछ शॉप्स होती हैं उनकी सॉर्टिंग इतनी अच्छी मज़े की नहीं होती कि आपको हर आर्टिकल नज़र आए, लेकिन आप ऑनलान बैठते हैं आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। तो आप फैशन डिज़ाइनर, लेकिन एक कंसर्न है जो कि बहुत सारे मानूर भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी, आप भी करेंगी, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे आउटलेट्स हैं वहाँ पर आप अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं अपनी पसंद की और अगर आपने रिटर्न करनी है तो उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं कि वो एक्सचेंज होगा, वो भी कुछ कंडीशंस के ऊपर, रिटर्न की पॉलिसी नहीं, सेल से खरीदा हुआ रिटर्न नहीं होगा, और एक्सचेंज भी नहीं होगा। एक्सचेंज भी नहीं होता। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? कुछ फैशन डिज़ाइनर्स को कुछ करना चाहिए, या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ करना चाहिए? कस्टमर्स को आई थिंक थोड़ा सा कहना चाहिए कि ये हमें एक्सचेंज करने दें, लेकिन पता है पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर ऑनेस्टी के साथ वापस चेंज वगैरह कराए दैट्स गुड, अगर आप पहन के करेंगे तो फिर हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है थोड़ा सा ना। लेकिन हाँ, ये अगर मैं भी एज अ क्लाइंट बात करूँ तो मैं भी ये चाहूँगी कि मेरे पास ये फ्रीडम हो टू चेंज थिंग, लेकिन चेंज आप ज़रूर कराएं, लेकिन यहाँ पे ये कि ना पहन के फिर चेंज होगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। थोड़ी सी ऑनेस्टी ना हमें दोनों तरफ दिखानी। अच्छा, इसमें हमने देखा कि एक खबर भी ऐसे सामने आई थी कि एक खातून ने कपड़े पहन के तस्वीर लगा के इंस्टाग्राम पे फिर जब चेंज कराया तो उस ब्रांड ने उन पे केस कर दिया और उनको गिरफ्तार किया गया प्रॉपर्ली। बहुत अच्छा। तो उसकी वजह से बाकी कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं वो मुतासर होते हैं, और उनकी मिसाल बना के पेश किया जाता है कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगे तो फिर हम ऐसे करेंगे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मुतासर होते हैं। बहुत शुक्रिया बनाल, आप तशरीफ लाएं और ऐसे ही अच्छे से डिज़ाइन करती रहे ताकि जो नया फैशन है वो इवॉल्व होता रहे। और अब तो मुझे लगता है कि फैशन जो हैं वो, जैसे बिल्कुल शुरू में मानूर ने बात की थी कि हम जो पहनते हैं वही फैशन है और जो अच्छा लगता है वही फैशन है। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 19 जून और आज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे है तनाज़ात में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का। तनाज़ात तो हैं, वहाँ पर लड़ाई है, झगड़ा है, लेकिन ऐसे में बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ उनको मारना, पीटना, फिज़िकल अब्यूज़ करना, इस हवाले से अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। और इस्लाम ने इस हवाले से बड़े ज़बरदस्त पैगाम दिया कि कोई भी जंग हो, कोई भी तनाज़ा हो, उसमें बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं ख़ास तौर पर, और इसके अलावा जो लोग अपनी इबादत गाहों में पनाह ले लें, बिल्कुल उनके लिए अमन का पैगाम। वल्नरेबल कोई भी कम्युनिटी है या किसी को उसकी जिन्स की बुनियाद पर कि वो वल्नरेबल है, कमज़ोर है, तशद्दुद का निशाना बनाना, टारगेट बनाना, इसके खात्मे का आज आलमी दिन है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। आज दुनिया भर में तनाज़ात में जिनसी तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, जिसकी इब्तिदा 19 जून 2008 को सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी से हुई। इस करारदाद में काउंसिल ने जिनसी तशद्दुद को जंग के हरबे और क़याम अमन की राह में रुकावट के तौर पर मजम्मत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में तनाज़ात के दौरान जिनसी तशद्दुद और हिरासगी के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसमें ख़वातीन और मासूम बच्चे निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के दौरान तनाज़ात से मुतल्लिक ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के 3688 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो साल 2022 के मुकाबले में 50% ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा केसेस इथियोपिया में 835 और कोंगो में 733 रिपोर्ट हुए। इनमें से 29 वाक़यात ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ नारवा सलूक और गिरफ्तारियों के वाक़यात आम हैं, जिनमें कई बार जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन की खैर सगाली की सफ़ीर डानाई गुरेरा का कहना है कि आलमी सतह पर 25 तनाज़ा ज़दा इलाकों में जराइम की इस खतरनाक सूरत हाल को उजागर करना ज़रूरी है, जहाँ तनाज़ा की आड़ में ख़वातीन को ऐसी सफाकियत का सामना है। इन जराइम से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं, अलबत्ता इसका एतराफ़ कभी भी नहीं किया जाता। आलमी फोरम ने तशवीश का इजहार किया है कि मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी अखराजात आसमान को छू रहे हैं और वहाँ मुतासरीन की मदद के लिए वसाइल कम पड़ने लगे हैं। ऐसे ममालिक में खून रेजी और दहशत गर्दी ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से महफूज लोगों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की दरिंदा सिफ्त कार्रवाइयाँ किसी भी दौर में कम नहीं हुई।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान 11,224 कश्मीरी खवातीन को भारतीय फौज ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि दुनिया को इंसानों की निस्फ आबादी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और बदसलूकी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। दुनिया भर में आज जिनसी तशद्दुद के मुतासरीन और जिंदा बच जाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और हुकूमतों पर जोर दिया जा रहा है कि वो तनाज़ात में खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने से रोकने के लिए इक़दाम करें। सर, रिपोर्ट में तो कुछ आलमी तनाज़ात के हवाले से जिक्र किया गया था, जहाँ पर इसको बाकायदा ख़ास तौर पर भारतीय फ़ौज की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद को, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारे डोमेस्टिक सतह पर भी तनाज़ात हों तो वहाँ पर भी कोशिश ये की जाती है कि जैसे वल्नरेबल हैं या कमज़ोर हैं, थोड़ा सा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उनको ज़्यादा मुतासर करने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी वजह से इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाए। बहरहाल ये अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को ये एहतियात और ये समझ आ रही है कि नहीं, ख़वातीन को, बच्चों को तनाज़े से दूर रखना है। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत काम कर रही है, ख़वातीन खुद भी काम कर रही हैं। जहां हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं तो आज 19 जून है और आज सीकल सेल का जो है उससे आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। हम बचपन में से सुनते आए हैं कि ख़ास तौर पे एक सर्टन एज होती है बच्चों को जब कहा जाता है कि अच्छी डाइट रखें क्योंकि बच्चों को सीकल सेल एनीमिया हो जाता है, और ये चीज़ें हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं। ये बेसिकली एक जेनेटिकल डिजीज़ है, मौरूसी बीमारी है, और जिसमें होता ये है कि सुर्ख खून के जो खुलिये हैं वो हिलाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि चांद की शक्ल के बन जाते हैं, और ये एक ख़राब शक्ल होती है, ये इनकी नॉर्मल शक्ल नहीं होती, जिसकी वजह से ये शरियानों को बंद कर देते हैं। फिलहाल सिर्फ अगर हम चांद को देखेंगे तो वो हमें खुशी का मौका देगा कि शवाल का चांद हो, जिलहज का चांद हो, रमज़ान का चांद हो, तो वो हिलाल हमें खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन जब खून खुदा न खास्ता हिलाल की शक्ल इख्तियार कर दे तो वो ख़तरनाक है। अब बहुत सारे लोग इस बात को मिस इंटरप्रेट भी करते हैं और उससे फिर एहतियात नहीं करते या फिर तवज्जो नहीं करते। ऐसे ही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हम तक आधी होती है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, और वो हमारी जहनी सेहत के लिए ख़राब होती है। और कहा जाता है कि अब ये हो गया है, ख़ास तौर पर जब हम बजट की बात करते हैं या पैसों की बात करते हैं, मुआश की बात करते हैं, इक़्तिसादियात की बात करते हैं, तो उसमें जिन लोगों को डिजिट्स की या फिर नंबर्स की या इक़्तिसादी सूरत हाल की उतनी आगाही नहीं होती, मोटी मोटी सी सरी सी खबर उन तक पहुंचती है और वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल जनाब, और बहुत से लोग परेशान हो भी गए हैं जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको ये पता चला है कि टैक्स ज़्यादा हो गया, अब टैक्स से हमें क्या बेनिफिट होंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो बजट है बहुत बैलेंस्ड बजट है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ अगर टैक्स है तो दूसरी तरफ इस तरह भी सब्सिडाइज़ किया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए ख़ानदानों को सपोर्ट किया जा रहा है। फिर एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, उनको एजुकेशनल जो है वहाँ पे रिलीफ मिलेगा, और इसके साथ साथ फिर जो माहाना आमदनी है 37,000 फिक्स कर दी गई है, जो कि पहले 32,000 थी, तो इसमें भी 5,000 का इजाफा कम आमदनी वाले हैं, जो कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं 100 यूनिट्स तक, उनके लिए सोलर सिस्टम का है। तो अब टैक्स कितने लगाए गए हैं और टैक्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपने में ज्वाइन किया है और साबिक मेंबर भी हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब, सूबा पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया। अब ये जो हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग बहस भी हो रही है, इसमें टैक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, समझना कितना ज़रूरी है टैक्स को? कि बजट हर साल बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है और उसमें कुछ फिगर्स का रद्दोबदल जो है वो होता है, और करंट इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि बजट जो है गवर्नमेंट कैसा बनाए। तो इस गवर्नमेंट ने ये बेसिकली कोalition गवर्नमेंट, उससे पहले केयर टेकर थी, इसका पहला बजट है ये, और इस हिसाब से देखें तो अभी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से तो बजट इससे और कैसा हो सकता था ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके टोटल रिसोर्सेज क्या हैं और आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कर्ज़ों पे इन्हिसार कर के इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ है कर्ज़ों का, और IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा हार्ड टाइम हम ले लें एज ए नेशन,
तो हम नेक्स्ट जो है इससे जान छुड़ा लें। अभी एक प्रोग्राम में और में जाना पड़ेगा हमें, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं कि हम नेक्स्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम शायद ये आखिरी कर्ज़ा हो हमारा। अभी भी आप टोटल बजट अगर देखें 18,000 अरब का है, तो उसमें से 9.7 जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है जी। तो आप ये देखें हमारे पास बचता क्या है बाकी, यानी जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका तकरीबन 90% जो है वो तो हम इंटरेस्ट की मद में जो कर्जे 9,200 टारगेट था वो हमने कलेक्ट किया जी, और 13,000 रखा गया है। 13,000 रखा गया है और उसमें से 9.7 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अब हमारे पास फिर बाकी एक्सपेंडिचर के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि हम कर्ज़ों के बोझ से निकलें और देन जो है हम अपने सेल्फ सस्टेन हो सकें। अगर हम कर्ज़े इसी तरीके से कर्ज़े और लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो शायद टैक्स रेवेन्यू से भी बढ़ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि टैक्स की कलेक्शन हमारे मुल्क की जो जीडीपी का है वो 9% है, जो कि 13% ले जाने का टारगेट है। तो इस बजट में सबसे अच्छी बात तो आप ये समझें कि एक तो ये वाला एक डायरेक्शन सेट की गई है, उसके अलावा गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन जो है कि गवर्नमेंट को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बिज़नेस करती है तो आप देखें कितनी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं जिनको सपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, 1500 अरब रुपया उनमें चला जाता है। तो उनकी भी प्राइवेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, फिर कुछ आउटसोर्सिंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का फोकस प्योरली सर्विस टू द पब्लिक हो जाए, जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में भी है। बारहा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो अभी उस पर प्रैक्टिकल एक्शंस भी शुरू हो चुके हैं। आपने देखा कि PIA की जो है हो चुकी है, आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की हो रही है, उसके अलावा और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो हैं उसकी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए एक्ट पिछले 1.5 साल पहले आया था पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की गवर्नेंस के लिए, और उसमें भी अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये चीज़ें जब होंगी तो हम शायद इंशाल्लाह कर्ज़ों के बोझ तले से निकलेंगे और देन हम सेल्फ सस्टेन हो चुकेंगे। और टैक्स में अगर हम देखें तो टैक्स सेल्स टैक्स का रेट सेम रहा है जो पिछले साल था। उसके अलावा बाकी भी टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो सैलरीड क्लास है या इंडिविजुअल बिजनेस क्लास है उनके ऊपर टैक्स का कुछ बोझ बढ़ाया गया है। कितने % अप हो जाएगा फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए? जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी बेसिकली अब लाया गया है। एक तो फाइलर और नॉन फाइलर में आप पहले देखते हैं कि कुछ सालों से ये चीज़ें चल रही हैं कि ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो फाइलर बन सकें, और इसमें इजाफा भी हुआ है। पहले हमारे जो फाइलर्स की तादाद होती थी वो 2.53 मिलियन होती थी, और अब जो है वो लास्ट ईयर 5.8 मिलियन तक गई थी। हालांकि हमने जब ये इंटरिम गवर्नमेंट से पहले 16 माह की हुकूमत थी उसमें हमने देखा था कि 4.2 मिलियन तक गए जी। और जब वो बेसिकली ये होता है कि अब लेट फाइलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है। एक होते हैं फाइलर, एक होते हैं नॉन फाइलर, और एक है लेट फाइलर। लेट फाइलर जो है वो उसका भी अभी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप लेट फाइल ना करें, टाइम पे अपनी रिटर्न्स फाइल करें, तो उसके लिए उनको भी पेनलाइज किया गया है। लेट फाइलर्स थोड़ा सा जो है वो उनको भी पेनलाइज किया गया। और ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग कंप्लाइंस जो है वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त करते थे। अगर किसी ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है उस वक्त उधर ही बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो उनकी रिटर्न गलत मलत फ़ाइल करके उसको फाइलर बना देता था और टैक्स भी पूरा नहीं देते थे। तो लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अभी लाया गया है, जिसमें उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और नॉन फाइलर तो डेफिनेटली पहले भी है कि नॉन फाइलर का भी अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अल्दो के टैक्सेस तो पहले से ही उतने ही हैं, सिर्फ लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए लगाए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो पिछले जो अभी से पहले की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, जो आपके बाद जो 1 जुलाई के बाद से खरीदेंगे उसके ऊपर स्ट्रेट 15% कैपिटल गेन टैक्स होगा। जो उससे पहले खरीदी गई हैं वो वैसे ही चलेगा जैसे पहले कानून है। ये भी हमने देखा बहुत सारी खबरों में कि प्रॉपर्टीज़ पे वो कहते हैं कि जी अब कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है। वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है,
सिर्फ जो 1 जुलाई अभी जो शुरू होगा 1 जुलाई 2024 उसके बाद जो खरीदी जाएंगी उसके ऊपर अब टैक्स एक्सपर्ट ने मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, जी टैक्स फाइल करना, रिटर्न्स फाइल करना, ये हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कितना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है कि उसको समझा नहीं जा सकता? बहुत मुश्किल काम है कि अगर कोई हमारी जगह पर फाइल कर रहा है तो हम भी साथ बैठकर देख लें कि क्या क्या हमारे एसेट्स हैं, उनमें कितनी क्लैरिटी है, ताकि खुद भी मालूम हो जी। और ये ना हो कि सिर्फ हम वक्त गुजारी के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए गलत एसेट्स उसमें हम डॉक्यूमेंट कर रहे हो। ये देखें कि एक कोई भी पढ़ा लिखा जो पर्सन है वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। उसमें FBR का अभी जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ये दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में से हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो उस तरीके से बेहतर तरीके से चल रहा है। यानी इसमें हम बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। हमारा जो ओवरऑल ऑटोमेशन का और डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ गवर्नमेंट का हमारा ध्यान भी बहुत है और अभी भी हम गवर्नमेंट का यही फोकस है कि हम डिजिटलाइजेशन को और ज़्यादा इन्हांस करें ताकि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर की इंटरेक्शन जो है वो कम हो सके, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो इसमें भी बहुत सारी स्कीम भी, एक ताजर दोस्त स्कीम भी पिछले दिनों आई है, उसमें भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं। टैक्स बहरहाल हर बंदे को देना चाहिए जी, ये तो एक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम टैक्स देंगे तो लेकिन फिर ही हमारे हमारा माइंड में मुल्क आता है कि चलेगा। टैक्स वो है जो हमने साबुन पे दिया, हमारे माइंड में वो आता है टैक्स वो है जो चिप्स के पैकेट पे दिया, लेकिन हमने टैक्स रिटर्न्स अपने फाइल करने हैं। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल है कि अब वो रिटायर भी हो गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कि सारी ज़िंदगी हमने टैक्स नहीं दिया। अब अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अब तो बैरून मुल्क हम ट्रैवल भी नहीं कर ट्रैवल सकते, भी नहीं कर सकते, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और वो कितना गंभीर सिस्टम होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भी गंभीर सिस्टम नहीं है, जस्ट यूज टू होने की बात है और एक फियर फैक्टर जो है तो वो उनको लोगों अपनी में जब से जॉब स्टार्ट हुई है और रिटायरमेंट तक सारी चीज़ों का वो टैक्स पे करना नहीं, पड़ेगा? सारी चीज़ों का नहीं देगा। किसी की जो इनकम होती है सिर्फ टैक्स उस पे देना होता है। जो रिटर्न फाइल करना है, इट डज नॉट मीन कि आपने टैक्स देना है, वो तो जस्ट डिक्लेरेशन है। आप रिटर्न फाइल करें फिर आपको FBR वाले बताएंगे आपने कितना टैक्स देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बहुत नहीं, दफा ऐसा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने सिर्फ रिटर्न ही फाइल की, टैक्स नहीं दिया, ऐसा क्योंकि बिल्कुल बनता नहीं नहीं है। था। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जी। अलर्ट प्लीज। नहीं, जो FBR आपने alert तो एक कि साल आपकी एक स्पेसिफिक इनकम हो तो तब आप देते हैं, तो रिटर्न बिल्कुल। फाइल करके आई वाज नॉट पेनलाइज्ड कि मैं दूं। अगर 6 लाख से ज़्यादा किसी की इनकम है तो फिर उसने टैक्स देना है। अगर 6 लाख से कम इनकम है तो टैक्स नहीं देना। और 6 लाख से ऊपर जो स्लैब रेट्स हैं और उसमें भी ग्रेजुअली बढ़ता है। अगर नीचे वाले स्लैब में आता है तो उसमें 5% टैक्स है, उससे ऊपर जाएगा तो 15%, 20% और 25 और उसके बाद अभी तो 45% तक हो गया, 5.6 मिलियन अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन है या कोई अदर देन सैलरी जिसकी इनकम है। अगर सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए 4.1 मिलियन से ऊपर 35% मैक्सिमम रेट है और उससे नीचे जो है वो फिर स्लैब रेट्स हैं। मानूर ने आपसे सवाल किया कि बहुत से लोग हैं जो रिटायर्ड हैं और वो या तो उनकी अपनी होम पेंशन इनकम है और पेंशन बेसिक इनकम जो उनकी पेंशन है जी, अब उसके ऊपर क्या रिटर्न फाइल करें? उनकी एज भी 60 प्लस हो चुकी है, वो भी रिटर्न फाइल करेंगे अगर उन्हें ट्रैवल करना है, उम्रे के लिए जाना है, हज के लिए जाना है? लेकिन मैं इसमें एक सवाल भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि अब वो पेंशन ले रहे हैं तो अब उनकी इनकम कम है, वो टैक्स नेट में नहीं भी आती होगी, लेकिन जब वो कमा रहे थे तो वो टैक्स नेट में आते थे लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते थे, तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि उनका वो टैक्स उस टाइम का बनता है और तो अब उनके लिए क्या 2 साल के बाद आएगी जी टैक्स बनता। आप सैलरीड पर्सन जितने हैं अगर वो जब जॉब कर रहे थे तो उनकी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाती थी एम्प्लॉयर की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है उनकी टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, ठीक है, उन्होंने जस्ट उसको डिक्लेयर करना है। एग्जैक्टली डिक्लेयर करना है, ये नहीं है कि और टैक्स देना है। अगर इसमें एक बात और भी है कि अभी कोई भी बंदा अगर रिटर्न फाइल करता है, फर्स्ट टाइम करता है, अगर उसकी एज 18 ईयर प्लस है तो उसको पिछले 6 साल की रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। 6 और साल रिटर्न फाइल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पे आपने टैक्स टैक्स लागू देना है। होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत दफ़ा फाइल की है और मेरे पे टैक्स लागू नहीं होता था। माशाल्लाह। तो बेसिकली ये ज़रूरी है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न अपने फाइल कर दें ताकि आपको बाद में जो है वो पेनल्टी पे ना करनी पड़े। और आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टैक्स के हवाले से कि आपने रिटर्न्स फाइल करने हैं आपकी एज के हवाले से, फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसी जायदाद होती है जो घर के सरबराह ने ख़रीदी होती है लेकिन वो
घर की खातून के नाम होती है और जिसने ना कभी रिटर्न फाइल किए होते हैं ना उसका बैंक अकाउंट होता है, सिर्फ उसके नाम पे वो चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर भी मामलात होते हैं। तो किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए ताकि वही आपको गाइड। बिल्कुल जनाब, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद रमज़ान साहब, आपके कीमती वक्त का। ईद के तीसरे दिन आपने वक्त निकाला और इतनी खास सिचुएशन में बात करने टैक्स के के लिए साथ आपको ईद मुबारक। टैक्स के साथ आपको ईद Thank you very मुबारक। much। लेकिन जहां हम बात करते हैं ऑब्वियसली टैक्स के हवाले से, तो ये हम तमाम जिम्मेदार शहरी हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम टैक्स दें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब होगी? जब हम टैक्स पे करेंगे, जब हम वो अमाउंट जो कि ड्यू है और हमने गवर्नमेंट को देनी है तो वो हम देंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इवेंचुअली उसके बेनिफिट्स हमारे लिए हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि महानूर पे टैक्स बनता है, महानूर टैक्स है, मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अखराजात ज़्यादा हैं मेरी इनकम से, इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा। ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगर कोई पैकेट खरीद दिया है, साबुन खरीद दिया, ग्रॉसरी कर लिया तो उसके ऊपर टैक्स है, अगर पेट्रोल खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो भाई वो जो वहाँ पर सहूलियत फ्राहम की जा रही हैं, आपके डोर स्टेप पर चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, आपके शहर में जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी तो उनके ऊपर भी तो खर्चा आ रहा है और वो हमारे टैक्स से ही अखराजात पूरे किए जाते हैं। दूसरे ममालिक की मिसालें दी जाती हैं तो वहाँ पर कितनी परसेंटेज है टैक्स की, 40% तक है। ये बहुत सी जानना यूरोपीय भी ज़रूरी है ममालिक कि वहाँ पर कितने टैक्सेस हैं और आपको किस तरह पे करने पड़ते हैं, आपके अकाउंट से लिंक्ड है और आपके लिए रिटर्न्स फाइल करना आप ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट खुद ब खुद आपके साथ वो मामला बिल्कुल जनाब। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जनाब, हम आगे भी बढ़ेंगे, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ हम लिटरेचर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है तो हम ज़रा लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं, अदब के हवाले से बात करते हैं, सूफिया कराम के हवाले से बात करते हैं, शायरी के हवाले से बात करते हैं। और जब हम बात करें सूफिया कराम के हवाले से, शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से, तो प्रोफ़ेसर सईद अहमद आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। ईद के तीसरे दिन उन्होंने वक्त निकाला। आपको ये भी बता देती हूँ कि पंजाब के 7 मारूफ सूफ़ी शायरों की ज़िंदगी पर उन्होंने 16 मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। बहुत से जो हैं किताबें लिख चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। थोड़ा सा उनसे आज हम भी इस्तेफादा हासिल करेंगे। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और एक एस्परांतो ये वो नाम हैं, ये वो ज़बानें हैं जिनमें ट्रांसलेट भी हो। फिर बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऐसी किताबें उन्होंने तहरीर की हैं जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ। बिल्कुल जनाब। प्रोफेसर साहब, ईद मुबारक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद है। बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर साहब, इतनी ज़ुबानों में लिखा भी, फिर सूफिया कराम की ज़िंदगी पे, क्योंकि जब वो शायरी करते थे तो एक प्रॉपर सिचुएशन होती है जिसके ऊपर लिखा जाता है हमें सिखाने के लिए। उनकी ज़िंदगी पर तहकीक करना, लिखना, ये कब आगाज़ हुआ इस चीज़ का? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली 2002 की बात है। मैं पहली बार मैंने ये आया इस तरफ। इससे पहले मैंने किताबें लिखी, वो एस्परांटो लैंग्वेज पे भी, कुछ पंजाबी लैंग्वेज के हवाले से, वो कहानियाँ शानियाँ सब कुछ। तो 2002 के बाद मैं वालिद साहब की डेथ हुई तो फिर एक स्टोरी छोटी सी है। वो मेरे घर चोरी होगी पिंडी, मैं जेलम गया, घर सफाई होगी, फिर घर चेंज किया तो उस घर में नंबर था उसका 777 तो उस घर में फिर ये ख्वाब आई कि किताब चुक के देख पानी चो, फिर बुजुर्ग की आवाज़ सी। वो हज़रत सुल्तान बाबू सरकार वालों मेरा ख्याल है उन्हों की लहजा सी पंजाबी का जड़ा। वो मैं जब देखा तो उस पर नाम लिखा था सईद अहमद। मेरा पुराना नाम जो है ना किताबों पर वो सईद अहमद फ़ारानी है। अच्छा। तो हर बंदा मुझे फ़ारानी के नाम से आज भी लाहौर में पुराने जो लोग सारे जानते हैं, लेकिन जो किताब में लिखा था वो सईद अहमद लिखा था। ये वो नाम है जो मेरे माँ बाप ने दिया मुझे। तो फिर मैंने उसके बाद जब आँख खुली तो सामने हीर वारिस शाह पढ़ी थी। तो जो पहली किताब मैंने लिखी फिर वो ग्रेट सूफ़ी विजडम वारिस शाह,
एक्चुअली मैंने इनका ना वो ज़िंदगियों के हवाले से थोड़ा सा कम काम किया है। जो इनकी विजन है, जो इनकी दानिश है, जो इनकी हिकमत दानाई की बातें हैं, मार्फत की, तो वो मैं चाहता था वो लोगों के तक पहुँचाई जाए। तो उसके लिए फिर मैंने ये तरीका के ऊपर पंजाबी, फिर रोमन लैंग्वेज, फिर गुरमुखी लैंग्वेज स्क्रिप्ट इवन, सो 3 स्क्रिप्ट्स वर देयर ऑन द टॉप एंड द डाउन देन देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मैंने ग्रेट सूफी विजडम सीरीज़, तो पहली जो मेरी किताब थी वो वारिस शाह पे आई थी। वो पुरानी वाली में तो उस पर फ़ोटो लगी हुई थी, अभी ये नई तस्वीर के बगैर मैंने वो ये जो किताब है वारिस शाह, ग्रेट सूफी विजडम वारिस शाह, तो ये इस तरह फिर मैंने चल सो चल, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श, फिर बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, सब में एक चीज़ कॉमन है। सूफीज़म की बात करते हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है, जब भी बात होती है खुद को मिटाने की, मैं को मिटाने, नफ़ी ज़ात, बिल्कुल ज़ात की नफ़ी, हाँ। और दूसरा अदब की बात होती है। ये अदब, इल्म, अदब, ये सब चीज़ें आपस में रची बसी हैं, ठीक है। और जो आपने बात की है ये नफ़ी ज़ात की सी, यानी नफ़ी इस बात तक पानी मिले उस है, हर रगे हर जाई हूँ। इसी तरह शाह हुसैन की पूरी जो किताब है, काफ़ियाँ शाह हुसैन की, कुछ लोगों ने काफ़ियाँ लिखी हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श ने ना अपनी सैफ मुलूक किताब जो इनकी है, ये इसका पहला एडिशन सैफ मुलूक का मैं इंग्लैंड से ला के शाया किया मैंने। ये 160 साल पुराना एडिशन है, एज इट इज़ मुझे मिल गया वहाँ से। ये शायद पंजाबी लैंग्वेज में पहली किताब है जो ओरिजिनल हालत में मौजूद है, जिसके वहाँ से मैंने फ़िल्म लाया और फिल्म ला के मैंने इसको शाया कर दी किताब। ये बात है 2017 की। इसमें मियाँ साहब लिखते हैं कि शायर बहुत पंजाब ज़मीं दे होए दानिश वाले, काफ़ी 12 माह जिन्हां दे दौड़े बैत उजाले। वाह वाह वाह। अब ये मियाँ साहब ने डिफ़ाइन किया है इस किताब के अंदर। मियाँ मोहम्मद बख्श ने पंजाब को उन्होंने शामिल सारा किया है, कोटली का इलाका, ये डडियाल का इलाका, पूरा ये पठवार का इलाका सारा, चूँकि इनके शायरों का जिक्र है इस किताब के अंदर। ये तो अंग्रेज़ ने बाद में डिवीजन किया कि थोड़ा सा बांटा इस इलाकों को, उधर कर दिया, उधर कर दिया, ऐसा कर दिया। सूफिया ने तो ऐसा नहीं किया, कतल नहीं करते, इकट्ठा करने की वो तो इकट्ठा जोड़ते हैं। बाबा जी फरीद को किसी ने वाकई कैंची दी तो कहते मैंने कैंची नहीं चाहिए, मैंने सूई धागा दो, मैं तो जोड़ने वाले विचों है। तो जो पोलिटिकली जो लोग होंगे ने, एलीमेंट्स होंगे ने, या जिन्हों के मोटिव्स दुनिया के मालो दौलत होंगे ने, दे डू दिस जॉब। वो कहते हैं डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल है, लोगों के तकसीम करके तो बाद दैन कंट्रोल दैम, ईजी फॉर दैम। इस तरह मुख्तलिफ नस्लों में, इलाकों में, ज़ुबानों में, लहजों में उनको हाईलाइट करना। फ़कीर नफ़ी करता है इस चीज़ की, क्योंकि उसका जो बाबा नानक जी के बकौल सबो मानस इक्को जात पहचान बो, कि द होल ह्यूमैनिटी इज़ वन, तो मैं नहीं सब तू। ये अपने हज़रत शाह हुसैन माधू लाल, जिनको उनका नाम किया है लाहौर में, ये उनकी काफ़ियों का आखिरी, आलमोस्ट हर काफ़ी का आखिर में उन्होंने ये बात की है कि मैं नहीं सब तू। कहे हुसैन फ़कीर निमाणा, कहे हुसैन फ़कीर निमाणा मीन जिसमें मान नहीं है, ना का ये अपोजिट है ना, मान मीन एरोगेंस। तो फ़कीर जो है ना ये तो नफ़ी करते हैं इसके। अब बाबा जी फरीद को किसी से पूछा कि ये सूफ़ी क्या चीज़ है, कुछ सवाल हो सकता है ना ये भी आपकी तरफ से, तो कहते हैं मत हुंदे होए याना, मत है मत अयाना। अयाना इज पंजाबी विच लफ्ज़ बने हैं फारसी ज़बान में से अनजान से। सो अनजान का मतलब है अयाना, अनजाना। सो अनजाना एक वो उनका गाना भी है इंडिया का पैरल, तो वो अयाना। सो मत हुंदे होए अयाना, मत है, नॉलेज है, इल्म है, मत, बट दे एक्सप्रैस दैमसेल्फ अयाना, असी अनजान। तान हुंदे होए नताना, तान है, ताकत है, बट दे एक्सप्रैस दैमसेल्फ नताना, आजिज़ मासूम करके। अन हुंदे आप वंडाए, अन हुंदे कोल कुछ नहीं है, पास कुछ नहीं है, वंडन दी ख्वाहिश है, डिज़ायर टू डिस्ट्रीब्यूट, डिज़ायर टू शेयर। कोई ऐसा भगत सदाए, हमें कोई ऐसा भगत चाहिए, हमें ऐसा कोई अल्लाह वाला चाहिए, हमें ऐसा कोई जो हमारे गली गली महल्ले महल्ले बैठे हुए हैं लोग बहुत सारे, ये तो उनके नाम पे कुछ और चीज़ है ना। इनको तो बाबा फरीद ने बोला है ये सारे बगले हैं कि हंसा वेख तरंदियाँ बग्गा आया चाह। हंसा को देख कर ये बगलों को भी चाह आ गया कि भी हम भी हंस हैं। वो हंस तो और चीज़ होता है, हंस जो है वो तो मोतियों की चौक चुगता है। तो इनका फिर क्या होता है हाल, इनका हाल ये होता है कि सिर तल, सिर थल्ले, अपर पा, इनके भी जो फिर हालत ये होती है कि इनकी जो सर है वो नीचे और जो पाँव उनके ऊपर हो जाते हैं। दैट्स कंट्रेरी समथिंग। फ़कीर जो है ना वो नफ़ी करता है। नफ़ी से मुराद उसकी एक्चुअली जो दुनिया का जो प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम इसको समझ नहीं पा रहे, जो स्पिरिचुअलिटी है, तसव्वुफ़, और वो उसमें यह है कि पोजेशंस की तरफ नहीं जाना, आपने किसी भी चीज़ शेयरिंग करनी है। वाह 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 वाह। द होल यूनिवर्स जो है ना, कायनात, सूरज शेयरिंग कर रहा है। क्या बात। सूरज कुछ चीज़ छीन नहीं रहा आपसे। क्या बात। ओके,
सो समुंदर जो है शेयरिंग कर रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, उठा के आसमान पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से बारिश हो रही है, हवा आ रही है ठंडी, सब कुछ ये शेयरिंग हो रही है। सो वट एवर इज नेचर इज डूइंग विद अस दैट इज शेयरिंग। बट जो इसके मुकाबले में जो दुनिया में निज़ाम गढ़ा गया है विच इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म या सरमायादारी निज़ाम, पैसे वाला, मेरे को होर 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 होर, वो पंजाबी का गाना ना, अकड़ बकड़ पंबा पो 80 90 पूरा 100 करोड़ता तितर मोटा, चल मदारी पैसा खोटा। वैन यू आर रिच यू आर किल्ड, यू आर शूटिड। सो ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਡਿਸਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ नहीं करता। वो कहता है कि मैनू नहीं चाहिए है, भला होया गुड़ मक्खियां, शाह हुसैन फिर वो जात पात की भी बात नहीं करता, वो जात पात की मुकम्मल नहीं नफी। जो तौहीद का कंसेप्ट है, जो तौहीद का जेन्युइन कंसेप्ट है, वो अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को एक मानने से मतलब है अल्लाह की जो तमाम क्रिएशन है, तमाम मखलूक है, उसको एक मानना। इसको मियाँ साहब ने बड़ा खूबसूरत, बुल्ले शाह की खैर पूरी काफ़ी अल्लाह को एक मानने वाली है। बुल्ले शाह के बारे में मियाँ साहब ने बोला है उसमें सहबलूक में कि बुल्ले शाह दी काफ़ी सुन के त्रुटदा कुफर अंदर दा वहदत दे दरियावे अंदर वो भी बतया तरदा। उसका जो काफ़ी सुन के जो अंदर के ब्लसफेमी है अंदर हार्ट में कि डोंट बिलीव गॉड, ए रब नू मनना नहीं है कि मुंह जो बोली जो रब रब अल्लाह 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 अल्लाह। रब इज मेंट कि आप रब की सारी मखलूक को इंसान समझे, अपने जैसा समझे, और उसको रब की तख्लीक समझ के ना आपने उसको चीटिंग करनी है उससे, ना झूठ बोलना है, ना उसने फ्रॉड करना है, ना कुछ उसको कत्ल करना है, ना उसका नजायज करना है, ना उसको लूटना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गॉड। ये तौहीद है। इसको मियाँ साहब ने बोला है कतरा वंज पिया दरियावे ता ओ कौन कहावे, जिस ते अपना आप गवावे आप हो बन जावे। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप ही रांझा हुई। वहदत दा दरिया वडेरा जा मौजा विच आवे, मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श सैफ मलूक, ये हमारे इस इलाके के खास कर जो हमारा ये इलाका पंजाब का हिस्सा है, इसके अंदर मियाँ साहब का जो कलाम 18 किताबें लिखी आपने, 17 किताबें इनकी मादरी ज़बान पंजाबी ज़बान में है, क्योंकि ज़बान में पढ़ाई नहीं जा रही स्कूलों में, और हम इस विरसे से, इस विजडम से हम महरूम हैं। तो वो कहते हैं वहदत दा दरिया वडेरा जा मौजा में आवे। वहदत का दरिया जब मौजों में आता है, डाबा वखरियां बन टन्ना इको लहर बनावे। वाह वाह। डाबा में छोटे छोटे पानी के टुकड़े होते हैं इलाके, जखीरे छोटे छोटे। ये जब दरिया होता है वहदत दा, व्हेन यू हैव द कंसेप्ट, व्हेन द रिलेशनशिप विद द गॉड, अल्लाह दे नाल तुहाडा तल्लक बनदा है, रब नाल तुहाडी यारी बनदी है, यू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। ये बाबा फरीद, बुल्ले शाह, सुल्तान बाऊ, ये तमाम के तमाम सूफिया में रब से जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्यार और मोहब्बत का दर्स देते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, आज के अगर हम नौजवान के हवाले से बात करें तो मसाइल वही हैं जिसके बारे में हमें शुरू ही से सिखाया गया। अगर हम देखें दीन इस्लाम को, अगर हम देखें सूफीज़म को, तो आपने जिस तरह शेयरिंग के हवाले से बात की, और नेचर का कंसेप्ट भी शेयरिंग है, लेकिन जब हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो रही होती है। अब हम कैपिटलिज्म को देखें या नेचर के अगेंस्ट जाने को देखें, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, परेशान है, अभी भी जात पात का जो है डिफरेंसेस है, तस्वर है बहुत ज़्यादा। ये सारा इसका तल्लक पोजीशन से है। एग्जैक्टली, अपने आप पे गरूर करना कि जहाँ से मेरा ताल्लुक है, जो मेरी ज़ात है वो सुपीरियर है। हम आज के जो नौजवान हैं वो इस सब से कैसे निकल सकते हैं? वो बता रहा हूँ, पहली बात तो ये जो सूफिया के कलाम को सही मानों में समझे। एक तो ये तरीका है ना, जो हमारे यहाँ गली गली महल्ले बैठे हुए हैं जो बरूपी हैं बहुत सारे, और उनको मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, लोग भी उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है कि किस तरह आपने लोगों को मिस गाइड, खासकर हमारी जो बीबियाँ बेचारी, ये वो गली गली महल्ले में फेंकते हैं आकर, वो जो है ना इश्तिहार फेंकते हैं, बड़े खौफनाक लिखा होता है कि आपका जो खामद जूतियाँ चाटेगा, आपका जो मनपसंद शोर कदमों में आपके गिर जाएगा। ये सारा फ्रॉड पैसा है, और इसमें मैं हैरान हूँ इंतजामिया की कोई ना उसको नजर आता है। इंतजामिया खैर और भी बहुत सी बातें, लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी तो पोजेशन है कि मुझे कंट्रोल करना है चीज़ों को। और ये विश वही है ना, अगर इसके अंदर ये चीज़ हो, ये मैं है एक्चुअली, वही बात मैन हूँ, जैसे मियाँ साहब कहते हैं मैन हूँ मुंज कर, सॉरी बाबा फरीद कहते हैं कि मैन मुंज कर निकी करके कुट, परे खजाने रब दे जो बावे सो लुट। लेकिन इस मैं को मारने के लिए तो आपको इश्क चाहिए, इश्क आपको रब से चाहिए ना, चाहिए इश्क सिपाही ऐसा जरा मैनू मार गवावे, थाना कड़ तबीयत वाला सिफता सब बदलावे। अब तबीयत वाला थाना के आकड़ हान चल रहा है जैसे बड़ा वो है, पीछे हट जो आ, पीछे हट जो आ गया, वो की बंदा ही आ गया यार। सो वो उसके अंदर, इसका मतलब है उसके अंदर वो जो अल्लाह ताला की उसके अंदर पहचान ही नहीं आई, उसके अंदर नबी की पहचान ही नहीं आई। द विजडम ऑफ कुरान ये कतन नहीं है कि आप चौड़े के चले, पीछे हट जो हम चौड़े बाजार, चाहे आपने वो रूप धारा हो, दाढ़ी लंबी सी ऊपर टोपी पहनी हुई, कपड़े जो वट एवर यू डू,
बट द रियल थिंग, सूफी कहता है आपके अंदर में आपका जो बातन है ये साफ होना चाहिए, आपकी आंखों में हया होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिशें ऐसी होनी चाहिए जिससे रब की खुशनुदी हो, उसकी रजा हो। शैतान की खुशनुदी ये है कि आप उसको लूटें, उन्होंने कब्जा करो, उत्थे रिश्वत दो, उन्होंने माल लवो, उन्होंने कब्जा करो। व्हाट यू वांट टू डू विद दैट? एग्जैक्टली को लेना की विचो सब कुछ हित ही रह जाना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और यकीनी तौर पर ये वक्त कम है इस गुफ्तगू के लिए, इसको समझने के लिए। और जो बात हम समझे हैं कि अगर आपको जो वो इश्क जिसकी बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे वो चाहिए, तो उसका पहला कदम और पहली उसकी शर्त अदब। बिल्कुल, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, लेकिन मैं को मिटाए, अपने अंदर की ईगो को मिटाए और नेचर के अगेंस्ट ना जाए। आपके प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।